हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीएस प्लेटफॉर्म। आई एम विनय राजपूत एंड बायोलॉजी की सीरीज अपनी कंटिन्यू है और उसमें मैंने लास्ट क्लास में मैंने माइक्रोबायोलॉजी जो एक ब्रांच है, क्योंकि मैं यूपीएससी के हिसाब से मैं ऐसे कवर कर रहा हूँ ताकि जो ब्रांचेस से क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको सॉल्व हो जाए, है ना। क्योंकि ब्रांचेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे मैंने बहुत सारी ब्रांचेस के नाम ली है, मैं उसको कवर भी करूंगा। एंटोमोलॉजी की बात करूंगा, पिस्सीकल्चर की बात करूंगा, ऐसे बहुत सारे ब्रांच है, पोमोलॉजी फ्रूट्स के बारे में, फ्लावर्स के बारे में। तो ये ब्रांचेस के थ्रू आप पढ़ लो। और सेरीकल्चर क्या है, सिल्वीकल्चर क्या है ना। तो कैसे कैसे ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं और कैसे कैसे कल्चर करते हैं अलग अलग चीजों का। जैसे कि विटीकल्चर क्या है, जैसे ग्रेप होती है ना, अंगूर, अंगूर का भी खेती होती है तो उसको क्या बोलते हैं। अंगूर की खेती जो वाइन के लिए होती है उसको विनीकल्चर बोलते हैं। और नॉर्मल अंगूर की जो खेती होती है उसको विटीकल्चर बोलते हैं। तो ऐसे आपसे फंसा लिए जाएंगे, है ना। तो इसलिए मैं कुछ ब्रांचेस को पढ़ा दूं, उसके बाद सेल से उसके बाद हम लोग फिजियोलॉजी के बाद सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे धीरे धीरे। बट ये क्वेश्चंस, ये जो पोर्शन पढ़ा रहा हूं ना, ये चीजें आपको बुक में जल्दी मिलेगी नहीं और क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट मैं बात करूं, एंटोमोलॉजी पे क्वेश्चन आ चुका है कि बटरफ्लाई पार्क कहाँ है। आप ध्यान से सुने, बटरफ्लाई पार्क, बटरफ्लाई होती है ना, बटरफ्लाई पार्क कहाँ है इंडिया में, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ऐसे अब ये बटरफ्लाई किस चीज में आती है, इंसेक्ट में जाना पड़ेगा आपको। तो इंसेक्ट के बारे में नॉलेज होगी तभी तो जानोगे ना। तो डायरेक्ट एक एक चीज को होता है ना कि जैसे कि जनरल नॉलेज के एक पॉइंट पढ़ रहे हैं तो वो याद नहीं होती है। आप अगर एंटोमोलॉजी में जो मेन पॉइंट है उसको पढ़ लोगे तो इंसेक्ट की पूरी जानकारी आपको हो जाएगी, है ना। और फिर मैं जब जाऊंगा एनिमल किंगडम में आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। तो आर्थ्रोपोड, आप जानते हो कि आर्थ्रोपोड एक फाइलम है, आर्थ्रोपोड। तो उसमें क्या है कि इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं, तो वहां भी थोड़ा बताऊंगा और थोड़ा यहाँ बताऊंगा ताकि आपको पूरा जितनी आपके एग्जाम के हिसाब से जरूरत है वो आपको मिल जाए। तो ये मेरा अप्रोच है। और उसके बाद सेल पे जाएंगे, सेल वगैरह आपको बहुत इजीली सब समझ में आएगा जब मैं पढ़ाऊंगा। ये पोर्शन पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इससे जब क्वेश्चन बनेंगे ना तो बुक्स में है नहीं इसकी जानकारी। आप किसी भी अच्छे से स्टैंडर्ड बुक उठाओगे ना तो आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना ब्रांचेस के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। बिकॉज इस ब्रांचेस में स्टडी होती है तो वो इसके लिए अलग अलग कोर्सेज हैं, है ना। एंटोमोलॉजी के लिए अलग लोग हैं, जैसे ऑर्निथोलॉजी है तो इसकी अलग बुक्स आती हैं। आपको ऑर्निथोलॉजी के बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी नहीं नॉर्मल बुक्स में। और अगर नीट उट की बात करूं, नीट एग्जाम में तो उसमें भी एनसीईआरटी आप देख लोगे तो ज्यादा आपको नहीं मिलेगा जो आपके एग्जाम में आएगा। तो इसीलिए ऑर्निथोलॉजी, जैसे कि सलीम अली का नाम आपने सुना होगा, जो बर्ड मैन ऑफ इंडिया है, महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र के हैं, बर्ड मैन ऑफ इंडिया बोले जाते हैं। राजेंद्र सिंह वाटर मैन ऑफ इंडिया बोले जाते हैं। तो कुछ ऐसे चीज हैं, कुछ ब्रांचेस के थ्रू आप कवर कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और नॉर्मल न्यूज़पेपर में आप सुनते हो कि ये बर्ड खोजी गई, तो ये ऑर्निथोलॉजी ने खोजा। ये ऑर्निथोलॉजी मतलब जो बर्ड्स के लिए अपनी स्टडी करते हैं ना उनको ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं। जैसे इंडिया में डॉक्टर सलीम अली हैं, है ना। तो सलीम अली सेंटर भी है, आपने सुना होगा, कोयम्बटूर में, तमिलनाडु में। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, बर्ड्स की बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं हल्का हल्का आपको बता दूंगा ये अपनी ब्रांचेस के थ्रू, जो बायोलॉजी की शाखाएं हैं। तो आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी बायोलॉजी की। तो लास्ट क्लास में मैंने माइक्रोबायोलॉजी की बात की थी, याद होगा। और मैंने माइक्रोबायोलॉजी में लगभग लगभग आपको सारी चीजें बता दी है। माइक्रोबायोलॉजी में लगभग लगभग आपको सारी चीजें मैंने बता दी है, ठीक है। सूक्ष्म जीव विज्ञान, लुईस पास्चर इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। और ये माइक्रोबायोलॉजी जो दुनिया है ये कैसे आई थी, ये वो दुनिया है जो नग्न आंखों से आप नहीं देख पाते हो। तो इस दुनिया को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत थी। और इस माइक्रोस्कोप की दुनिया को स्टार्ट करने वाले जो व्यक्ति थे वो एक चश्मा निर्माता थे, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है, हैंस एंड जैकेरियस जेन्सेन। हैंस उनके बेटे थे और जैकेरियस जेन्सेन थे। तो जैकेरियस जेन्सेन एक चश्मा निर्माता थे। तो उनके बेटे और वो दोनों मिलके, जैकेरियस जेन्सेन और उनके बेटे हैंस मिलके एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। मैंने पिछली क्लास में बहुत बताया, ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ लिए जाएंगे फिजिक्स के तौर पे कि किसने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बनाया। तो ये ध्यान रखोगे, मैं लिंक कर रहा हूं उस इन्वेंशन को जो इन्वेंशन इस माइक्रोबायोलॉजी के लिए बहुत काम आई, इस दुनिया को देखने के लिए। उसके बाद आप जानते हो कि क्या कहते हैं, लुईस पास्चर ने भी माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। उन्होंने उससे सेल की खोज वगैरह की, मैं सेल में बताऊंगा थोड़ा सा। उसके बाद एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने एक माइक्रोस्कोप बनाया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उससे उन्होंने बैक्टीरिया को खोजा, स्पर्म को, शुक्राणु को खोजा, बैक्टीरिया को खोजा, प्रोटोजोआ को खोजा, छोटे छोटे अलगी, शैवाल जो होते हैं ना, काई, उसको भी, माइक्रोस्कोपिक अलगी को भी खोजा अपने माइक्रोस्कोप से। तो ये दुनिया आप बैक्टीरिया वाली, प्रोटोजोआ वाली देख ली। लेकिन इससे भी एक छोटी दुनिया थी जो हम देख नहीं पा रहे थे। वो दुनिया थी, वो दुनिया
ऐसे थी कि वो दुनिया से बीमारियां होती थी जो आज आप कोरोना वायरस का नाम जानते हो। मैं उसी वायरस की बात कर रहा हूं जो कि बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। वायरस अगर मैं बात करूं तो वायरस जो है किस रेंज में आते हैं, अगर बैक्टीरिया यहां है तो राइबोसोम आप पढ़ोगे मुझसे, प्रोटीन फैक्ट्री है सेल की। सेल में जो प्रोटीन फैक्ट्री होती है ना, जहां से प्रोटीन बनते हैं, वो राइबोसोम कहलाता है, राइबोसोम। तो राइबोसोम और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बीच में वायरस का साइज आता है। वो राइबोसोम जो प्रोटीन में, सेल में मैं पढ़ाऊंगा, प्रोटीन फैक्ट्री बोली जाती है, सेल ऑर्गेनल है ये राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों सेल में पाई जाती है, मैं वहां पे बताऊंगा आपको। सेल में और बैक्टीरिया, दोनों के बीच में इसका वायरस का साइज आप नॉर्मली ध्यान रखना, ये साइज इनके बीच में है। तो बैक्टीरिया तो हमने देख लिया, इनसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप आ चुकी थी, उसके पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप वगैरह आ चुकी थी, तो वो हम लोगों ने देख लिया। लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू हम सारे वायरस को नहीं देख पाते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू हम सारे वायरस को नहीं देख पाते, बहुत छोटे छोटे वायरस भी हैं तो नहीं देख पाते हैं। तो इसीलिए फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया था, मैंने आपको बताया था, और वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही था, अर्नस्ट रस्का ने लाया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये ध्यान रखना, फिजिक्स का भी क्वेश्चन बनेगा, जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन बनेगा, और बायोलॉजी को मैं लिंक कर रहा हूं कि ये इन्वेंशन माइक्रोबायोलॉजी के लिए कितना काम आया, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, चीजें याद रहे। अर्नस्ट रस्का ने, ये मैंने बता दिया है इसलिए मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को खोजा और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वायरस की दुनिया को दिखाया कि वायरस की दुनिया भी है। क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप से हम ज्यादा वायरस नहीं जान पाते हैं, है ना, बहुत कम वायरस की हम स्टडी कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। असली दुनिया देखने को मिली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, वायरस की असली दुनिया आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखी, जिन्होंने अर्नस्ट रस्का ने इसको बनाया था, इंट्रोड्यूस किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो क्वेश्चन तो ऐसे ही बन सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने लाया, तो ये नाम जाएगा। बाकी मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात की, कौन कौन लाया, वैसे भी क्वेश्चन बनेगा। मैंने यहाँ पे लिंकिंग बायोलॉजी से की है कि माइक्रोबायोलॉजी की दुनिया में वायरस को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ी, और ये अर्नस्ट रस्का ने बनाया था, इंट्रोड्यूस किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि वायरस की दुनिया को दिखाया। वो दुनिया जो बैक्टीरिया से भी छोटी होती है और राइबोसोम से थोड़ी, राइबोसोम उससे थोड़ा छोटा है। राइबोसोम ज्यादा छोटा है वायरस उससे, और ये बैक्टीरिया ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो बैक्टीरिया सबसे बड़ा है, बैक्टीरिया और राइबोसोम के बीच में वायरस आपको साइज में मिलेंगे, साइज की बात कर रहा हूं। ये है दुनिया बैक्टीरिया की, वायरस की। तो ये दुनिया को देखने के लिए मैंने माइक्रोबायोलॉजी में आपको बताया कि ये चीजें आप नोट कर लेना, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बताया है, लिंकिंग कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और लिंकिंग नहीं करोगे तो सब चीज दिमाग में नहीं रख पाओगे। मैं इन्वेंशन का भी रोल बता रहा हूं कि इन्वेंशन का क्या रोल रहा है ना। तो माइक्रोबायोलॉजी की दुनिया आपने देखी। उसके बाद मैंने बताया लुईस पाश्चर। तो लुईस पाश्चर की कहानी मैंने बताई, उन्होंने रेबिस की वैक्सीन बनाई, एंथ्रेक्स की वैक्सीन बनाई, कोलेरा, फाउल कोलेरा की वैक्सीन बनाई, जो मुर्गी में कोलेरा होता था उस समय, है ना। तो कोलेरा वगैरह जो होती थी उसकी वैक्सीन बनाई उन्होंने। उसके बाद उन्होंने सिल्क वॉर्म डिजीज की भी स्टडी की है, ऐसे बहुत सारी डिजीज की स्टडी की उन्होंने की, ठीक है। उसके बाद उन्होंने, मैंने जोसेफ मिस्टर की बात कही थी कि जोसेफ मिस्टर वो पहला लड़का था जिसको रेबिस की वैक्सीन लगी थी, और वो लड़का सक्सेसफुली, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल था, वो लड़का बच गया। लेकिन इथिकल वायलेशन था जो उस समय की स्टैंडर्ड्स थी, क्योंकि जो लुईस पाश्चर थे वो केमिस्ट थे, केमिस्ट्री से रिलेटेड थे, वो एक डॉक्टर नहीं थे कि उस बच्चे में आप एक वैक्सीन लगा दो, ठीक है। लेकिन फिर भी उन्होंने लगाया और एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल था। लेकिन इथिकल वायलेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड्स हुआ करते हैं कि कौन भाई वैक्सीन लगा सकता है, एक डॉक्टर लगाएगा, एक प्रोफेशनल लगाएगा, जो प्रोफेशनल नर्स है चाहे जो है, ये केमिस्ट थे, फिर भी इन्होंने लगाया था। बट आज के समय में ये एकदम अलाउड नहीं है कि केमिस्ट कोई वैक्सीन लगा दे, है ना। जब तक अलाउड नहीं किया जाए तब तक अलाउड नहीं है, जब अलाउ कर दिया जाएगा कि हाँ आप केमिस्ट लगा सकता है तो फिर अलाउ, अभी तक अलाउ नहीं किया गया है। ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी कीमत पे। बट उन्होंने उस समय किया, केमिस्ट होने के नाते भी उन्होंने वैक्सीन लगाया था। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल था, जोसेफ मिस्टर बच गया, 9 साल का बच्चा था, ठीक है, उसको कुत्ते ने काटा था। तो वो मैंने कहानी बताई। अब माइक्रोबायोलॉजी में मैंने बहुत सारी चीजें बताई है आपको। वैक्सीन का जो टर्म है लुईस पाश्चर ने ही दिया था, टू कॉमेमोरेट, मतलब याद में, किसकी याद में, एडवर्ड जेनर की, एडवर्ड जेनर की याद में, एडवर्ड जेनर के सम्मान में वैक्सीन टर्म को लुईस पाश्चर ने दिया है, टू कॉमेमोरेट द एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर की याद में, उनकी सम्मान में ऐसा बोलो,
लुईस पास्चर ने वैक्सीन टर्म को दिया, क्योंकि वैक्सा जो है ना, वाक्सा जो टर्म है ये लैटिन वर्ड है काऊ के लिए, और काऊ से ही स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनी है जो एडवर्ड जेनर ने 1798 में बनाई थी। उससे रिलेटेड मैं कहानी एडवर्ड जेनर की स्मॉल पॉक्स की जब डिजीज पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो एडवर्ड जेनर की याद में ही, टू कॉमेमोरेट द एडवर्ड जेनर, उनकी याद में ही लुईस पास्चर ने वैक्सीन टर्म को दिया था। लुईस पास्चर ने किसकी याद में? एडवर्ड जेनर की याद में, ठीक है, उनको ही रिस्पेक्ट में लुईस पास्चर ने वैक्सीन टर्म को दिया था, क्योंकि वैक्सीन टर्म है ना उसमें वक्सा सबसे बनी हुई है वैक्सीन जो है ना, और वक्सा मतलब गाय जो होती है उसका लैटिन मतलब होता है, लैटिन वर्ड है गाय का वक्सा, और वक्सा से ही वैक्सीन नाम आया है, क्योंकि पहली जो वायरस जो वैक्सीन बनी है स्मॉल पॉक्स, उसका बनने का रीजन है काउ पॉक्स की वैक्सीन। तो काउ पॉक्स से ही स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनी थी, इसलिए काउ को लैटिन में वक्सा बोलते हैं, इसलिए वहां से वैक्सीन आया और उस वैक्सीन को लुईस पास्चर ने दिया। और क्योंकि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन काउ पॉक्स के लिंग से एडवर्ड जेनर ने बनाया था, इसीलिए उनकी याद में लुईस पास्चर ने एडवर्ड जेनर की याद में वैक्सीन शब्द को दिया। बाकी मैं स्मॉल पॉक्स की कहानी बताऊंगा, जो कि मैं बता रहा हूं ना वक्सा, ये मैं बात करूंगा एडवर्ड जेनर की कहानी में। स्मॉल पॉक्स बहुत दुनिया में बहुत मौतें हुई थी स्मॉल पॉक्स से, ठीक है, तो वो कहानी मैं बताऊंगा। उसमें जेम्स फिप्स लड़का है, यहाँ पे लुईस पास्चर वाली कहानी में जोसेफ मिस्टर है, और जो एडवर्ड जेनर की कहानी में बताऊंगा उसमें जेम्स फिप्स नाम का लड़का है, जो कि एडवर्ड जेनर के माली का लड़का था, एडवर्ड जेनर के माली का लड़का था वो, ठीक है, लेकिन जेम्स फिप्स में ये ट्राई की गई थी और वो भी लड़का बच गया था, वो भी सक्सेसफुल था एक्सपेरिमेंट एडवर्ड जेनर वाली 1798 में। तो वो उस समय बताऊंगा। बस इतना मैंने बताया कि जो वैक्सीन टर्म दिया है ये भी समझना जरूरी है कि वैक्सीन टर्म लुईस पास्चर ने टू कॉमेमोरेट द एडवर्ड जेनर, उनकी याद में वैक्सीन टर्म दिया है, ठीक है, क्योंकि वैक्सीन लिंक है एडवर्ड जेनर से। उन्होंने ही वैक्सीन की उत्पत्ति का, अगर देखा जाए एक साइंटिफिक उत्पत्ति का रीजन उन्हीं के साथ निकल के आती है कि वैक्सीन उन्होंने ही किया था, और काऊ से रिलेटेड है इसलिए वैक्सीन शब्द भी बन के आती है, क्योंकि काऊ लैटिन वर्ड में वक्सा से रिलेटेड है। तो ये मैं उसमें बात करूंगा आपको जब मैं एडवर्ड जेनर की बात करूंगा। अभी मैं बताता हूं पास्चुराइजेशन। मैंने पास्चुराइजेशन के बारे में थोड़ा सा, आपको उतना नहीं पढ़ना है, पास्चुराइजेशन की दुनिया बड़ी है, बहुत सारे थर्मल मेथड्स होते हैं, लेकिन आप जो नॉर्मली आपको जानना है मैं उतना बता देता हूं, ठीक है। और कभी इन फ्यूचर कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको जो बेसिक थर्मल मेथड है जो आप जान सकते हो मैं उतना आपको बता दूंगा, ठीक है। बट अभी आप नॉर्मल जान लो कि पास्चुराइजेशन है क्या। नॉर्मल वे में कुछ अच्छा ही दूंगा। पास्चुराइजेशन की बात करूं तो आपको पता है पास्चुराइजेशन की जो टेक्निक की खोज हुई है वो वाइन बोतल की कहानी मैंने बताई थी। फ्रांस में एक फ्रांस की इकोनॉमी की कहानी बताई थी कि मैंने, वाइन पे टिकी हुई है, शराब पे टिकी हुई है फ्रांस की इकोनॉमी, और शराब खट्टे हो रहे थे। लुईस पास्चर के पास लोग आए कि ऐसी सी बात है, खराब शराब खट्टी हो रही है, तो इसको देखे। लुईस पास्चर ने स्टडी किया तो बताया कि भाई इसके अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो शराब को खट्टा कर रहे हैं, फर्मेंटेशन कर रहे हैं, फर्मेंटेशन के बाद एसिड बन रही है और एसिड के चक्कर में शराब खट्टी हो जा रही है। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा हीट कर दो तो ये क्या हो जाएंगे कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बैक्टीरिया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है शराब के अंदर जो कि बैक्टीरिया था जो कि खराब कर रहा था शराब को, वो मर जाएंगे, ठीक है। तो 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दो। तो लोगों ने बोला कि भाई अल्कोहल, जो वाइन के अंदर अल्कोहल है वो तो नहीं उड़ जाएगी ना। तो उन्होंने बोला नहीं 50 से 60 तक ही गर्म करेंगे, ताकि अल्कोहल जो वाइन के अंदर है वो उड़ेगी नहीं, इवोपरेट नहीं करेगी, है ना, वाष्प नहीं बनेगी। तो बोला लोग ठीक है, उन्होंने गर्म किया तो वो उसके अंदर जो शराब के अंदर जो बैक्टीरिया थे वो मर गए, तो शराब की क्वालिटी खराब नहीं हुई बाद में जाके। वही हीटिंग से ये पास्चुराइजेशन टेक्निक की शुरुआत होती है, जो कि वाइन से है, जो शराब से है वहीं से स्टार्ट हुई है पास्चुराइजेशन टेक्निक। वो हीट करना 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास में वाइन को। तो उसमें दो मेथड नॉर्मली आप लोग जानते हो, एक है हाई टेम्परेचर फॉर शॉर्ट टाइम। हाई टेम्परेचर फॉर शॉर्ट टाइम मतलब हाई टेम्परेचर पे ले जाना है 71.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास, आप 72 भी रख सकते हो याद। 71.6 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर, शॉर्ट टाइम 15 से 30 सेकेंड के लिए आप गर्म करोगे दूध को, ठीक है। दूध ही नहीं है, और भी प्रोडक्ट्स होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स और भी करते हो, कैन प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, कैन प्रोडक्ट्स जो कैन में आती है ना लिक्विड वगैरह, उसमें भी ये चीज किया जाता है कि खराब ना हो सब। तो इसमें क्या है, दो टेक्निक आप लोग नॉर्मली जानते हो वो आप सुन लो। हाई टेम्परेचर, ये यूरोप में ज्यादा किया जाता है, ये वाला हाई टेम्परेचर वाला, ये टेक्निक यूरोप में ज्यादा होती है। हाई टेम्परेचर फॉर शॉर्ट टाइम, 71.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास में, 72 भी आप याद रख सकते हो, एग्जैक्ट कोई जो नहीं आपको, 15 से 30 सेकेंड लगभग,
ये, और मैंने बताया था कि ये टेम्परेचर, ये समय कितना रखना है, ये डिपेंड करता है कि कहाँ से आप दूध इकट्ठा कर रहे हो, कौन से रीजन से दूध आ रही है, उस रीजन में किस टाइप की बैक्टीरिया ज्यादा प्रेवेलेंट है, किस प्रकार की बैक्टीरिया वहां ज्यादा पाई जाती है। अगर ट्यूबरक्लोसिस का, टीबी का बैक्टीरिया ज्यादा मिलता है वहां पे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया ज्यादा मिलता है वहां पे, तो फिर उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा कि उसकी कितनी टेम्परेचर पे वो बैक्टीरिया मर जाता है या डीएक्टिवेट हो जाता है ना। तो ये ध्यान देना है। और पाश्चुराइजेशन में वो बैक्टीरिया मारना है जो बीमारी करते हैं लोगों को, तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया मारेंगे, और वो बैक्टीरिया भी मारना है जो दूध को खराब करेगा, जो कि स्पॉइलेज बैक्टीरिया होगा। तो यहाँ पे सारे बैक्टीरिया को नहीं मारना है कि बस पास्चुराइजेशन इज ए टेक्निक यूज्ड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसा नहीं बोल देना है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारेगा, सूक्ष्म जीव को मारेगा ये पास्चुराइजेशन टेक्निक, लेकिन कौन सा, एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो बीमारी करेंगे, जो दूध में होते हैं, और एक स्पॉइलेज बैक्टीरिया जो खराब करेंगे दूध को, स्पॉइलेज बैक्टीरिया। दो टाइप के बैक्टीरिया को मारोगे। अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, उसको भी मार दोगे क्या? नहीं, उसको नहीं मारना है। हमें दो एम है, एक जो पैथोजेनिक है जो बीमारी करेंगे हम लोगों में, और एक वो जो दूध को खराब कर देंगे। तो हम दूध को भी अच्छा रखना चाहते हैं, और बीमारी करने वाले बैक्टीरिया जो दूध में पाए जाते हैं, यस, दूध में बैक्टीरिया जो होते हैं बीमारी करने वाले भी होते हैं। तो वो डिपेंड करता है किस रीजन से दूध आ रहा है, क्योंकि कुछ रीजन में कुछ बैक्टीरिया ज्यादा प्रिवेलेंट होते हैं, ज्यादा वहां पे पाए जाते हैं, तो उस दूध में उस टाइप के बैक्टीरिया ज्यादा होंगे, तो उसके लिए वो ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो डिपेंड करता है। फिर भी आप नॉर्मली जो पढ़ते हो, मैंने इसलिए बोला ना कि पास्चुराइजिंग टेक्निक बहुत ब्रॉड है, बहुत सारे थर्मल मेथड्स हैं, बट आप उतना नहीं जानते हो। फिर भी मैं आपको उतना बता दे रहा हूं जो आपको नॉर्मली जानना चाहिए। तो हाई टेम्परेचर फॉर शॉर्ट टाइम, और एक लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर फॉर लॉन्ग टाइम। लो टेम्परेचर कितना, ये 71.6 डिग्री सेल्सियस है। हाई टेम्परेचर ज्यादा कम नहीं करना, लगभग 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास में आप कम करोगे। 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस मतलब 62.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 62.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास में आप जाओगे, और कितना, 30 मिनट, लगभग 30 मिनट के आसपास। तो लो टेम्परेचर ये हो गया। हाई टाइम मतलब, लॉन्ग टाइम मतलब हाई टाइम 30 मिनट के आसपास, ये 30 मिनट तक गर्म करोगे। और इस पे ये हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर टेक्निक, दो टेक्निक है जो आप जानते हो। तो ये वाली टेक्निक यूरोप में ज्यादा यूज करते हैं, यूरोप में, और ये वाली टेक्निक भारत में ज्यादा यूज होती है, ये वाली, ठीक है। और ये टेक्निक पे भी डिपेंड करता है कि जैसे कि जो डेयरी इंडस्ट्री में जो दूध पास्चुराइज किया जाता है, उसमें भी डिपेंड करता है कि किस वाले दूध से आप दही बनाओगे, किस वाले दूध से चीज बनाओगे। किस वाले दूध से चीज मतलब पनीर, जो हम लोग पनीर खाते हैं ना, इंडियन पनीर, वो हम लोग चीज जो होती है हमारे यहाँ की चीज, वो इंडियन पनीर को कहते हैं। तो किस वाले दूध से आप पनीर बनाओगे, किस वाले दूध से दही बनाओगे और चीज बनाओगे, ये भी डिपेंड करता है कि किस टाइप की पास्चुराइजेशन करोगे, है ना, कैसी पास्चुराइजेशन करनी है। ये डिपेंड करता है कि आपको क्या बनाना है, ये भी चीजें हैं। तो चीजें बहुत हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि मार दो। अरे दूध से कुछ चीजें बनेगी ना, प्रोडक्ट्स वगैरह, मिठाई बनाना है, दही बनाना है, चीज बनाना है, पनीर बनाना है, तो टेक्निक भी डिपेंड करती है। तो ये नॉर्मली आप उतना नहीं जाओ, आपसे उतना पूछा नहीं गया तो मैं उतना क्यों बताऊं आपको। हाई टेम्परेचर यूरोप में ज्यादा किया जाता है, लो टेम्परेचर वाली भारत में ज्यादा होती है। और एक और, अमेरिका वगैरह में जाओगे तो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर किया जाता है, अल्ट्रा हाई 150 डिग्री सेल्सियस, 148 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक जाया जाता है, 1-2 सेकंड तक गर्म करेंगे। 150 148 डिग्री सेल्सियस। फायदा क्या होगा अल्ट्रा हाई टेम्परेचर में? फायदा ये होगा कि दूध 6-7-8 महीने तक चल सकती है, दूध 6-7-8 महीने तक खराब नहीं होगा अल्ट्रा हाई टेम्परेचर टेक्निक में। ये वाली दूध जो है आप जानते हो कितना दिन चलती है, आप मार्केट में लेते हो वही दूध है जो पास्चुराइजेशन दूध होती है ना, डेयरी मिल्क, जो डेयरी का, कोई भी डेयरी में जाके आप लेते हो, सुधा हो गया, सांची का मिल्क हो गया, जहां जहां हर स्टेट का अलग अलग, शहर में अलग अलग डेयरी का नाम है। तो ये जो पीते हो आप जानते हो कितना दिन चलती है। लेकिन अगर अल्ट्रा हाई टेम्परेचर की अगर टेक्निक का यूज करोगे, जो कि 140 145 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म की जाती है, और 1 से 2 सेकंड के आसपास में गर्म की जाती है, तो टाइम तो बहुत कम है, ये अमेरिका वगैरह में, तो वो दूध 7-8 महीने तक निकल जाती है, खराब नहीं होती है। लेकिन हाँ, टेस्ट में अंतर पड़ जाएगी। आप इंडियन, हम लोग भारतीय हैं, वो दूध पसंद नहीं करेंगे, उसकी टेस्ट थोड़ी अलग होगी। हम लोगों की इसकी आदत है, वो उसकी दूध की टेस्ट बदल जाती है। तो ये भी अंतर है। और भी कारण है कि अल्ट्रा हाई टेम्परेचर क्यों करते हैं। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए दूध की आगे अगले 1-2 साल तक अकाल आने वाला है ना, अकाल जानते हो ना, दूध नहीं मिलेगा आपको। जैसे अनाजों का अकाल होता है, वैसे दूध का मान लो अकाल होना। आपने सुना होगा व्हाइट रिवॉल्यूशन वाला, वर्गीस क्यूरी का, उसमें व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ था, है ना, फ्लड,
तो उसमें अमूल अमूल जो है संस्था बनी थी, अमूल जो आप अमूल का दूध पीते हो पाउडर वाला, तो ये चीजें आपको पता होगा, तो उसमें दूध बहुत ज्यादा हो गया था, है ना। अगर दूध की कमी हो गई, मान लो 1 साल 2 साल तक दूध नहीं मिलने वाला, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो क्या किया जाएगा, तो आप बताओगे कि ऐसी टेक्निक, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर एक टेक्निक है। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर में दूध को हम लोग 140 145 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास पे गर्म करते हैं, और फिर गर्म कितने देर के लिए करते हैं, तो 1 2 सेकंड 3 सेकंड के आसपास, ठीक है। नॉर्मल आप इतना ही याद रखो, 1 2 सेकंड 3 सेकंड के आसपास तक गर्म करते हैं, और इससे जो दूध है वो 7 8 महीने तक चल जाती है। तो ये तरीका है कि अगर अकाल आने वाली है आगे, दूध नहीं मिलेगा, तो आप ये तरीका है कि आप दूध को ये टेक्निक से कर दो ताकि दूध लंबे समय तक चले, ताकि दूध अकाल रहने के बावजूद भी हमारे पास दूध स्टोर रहे। जैसे कि अनाज का अकाल आने वाला हो तो भारत सरकार क्या करेगी, अनाज का स्टोर करेगी अपने गोदाम में, है ना, गोडाउन में, तो वो क्या होगी, उससे हम लोग आगे खाते रहेंगे। उसी तरीके से दूध का भी ये टेक्निक आप बता सकते हो इंटरव्यू में कि अल्ट्रा हाई टेम्परेचर टेक्निक करें और उससे दूध हमारा 7 महीना 8 महीना 1 साल तक जा सकती है दूध, आपको दूध खराब नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे पूछे तो आप बता सकते हो। ठीक है, और पॉस्चराइजेशन की मेन कारण क्या है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो बीमारी करेंगे, और जो स्पॉयलेज बैक्टीरिया है जो दूध को खराब करेंगे। बीमारी किसको करेंगे, ये बैक्टीरिया हम लोगों को करेगा ना, हम लोग दूध पीते हैं, दूध में वैसे बैक्टीरिया है पैथोजन वाले, टीबी वाले भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं दूध में। ठीक है, पियोगे तो टीबी का बैक्टीरिया पाया जाएगा दूध में, तो टीबी, ऐसे तो बहुत लोग हैं गांव में जो कच्चा दूध पी जाते हैं, तो क्यों नहीं होता है, तो और भी कारण है। जैसे टीबी की बात करूं, तो जो लोग टीबी की बात करते हैं कि टीबी हो गई, और टीबी सिर्फ ऐसा नहीं कि यहां होती है, टीबी हर जगह हो सकती है, ब्रेन में भी हो सकती है, हड्डी के ज्वाइंट्स भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है टीबी। ऐसा नहीं है कि बस समझ जाना कि टीबी एक ही जगह होती है, कि लंग्स में हो गई बस खांस रहे हैं, ऐसा जो ही नहीं कि खांसेंगे ही टीबी में, हर टीबी में खांसना कोई जरूरी नहीं होता। ये डिजीज में पढ़ा दूंगा मैं, और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी भी पढ़ाऊंगा, एमडीआर टीबी भी पढ़ाऊंगा आपको। तो टीबी में ऐसा है कि हमारे स्टमक में, पेट में, स्टमक में एक एसिड बनती है, एसिड, है ना, एसिड बनती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के थ्रू, एसिड बनती है, उसका नाम है HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे पेट में स्टमक में बनती है। अगर आप टीबी का बैक्टीरिया मान लो दूध से या किसी सब्जी से कहीं से भी आप खाते हो ना, तो ये HCl जो है वो टीबी के बैक्टीरिया का पोटेंट किलर है। HCl जो एसिड हमारे बन रही है पेट में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये उस टीबी के बैक्टीरिया को मार डालती है। ठीक है, तो इसीलिए HCl बहुत अच्छा चीज हमारे पेट में जो बन रहा है, नेचुरली गैस्ट्रिक ग्लैंड बना रही है। तो क्या होता है कि जो लोग एंटासिड्स लेते हैं, जो जिसको एसिडिटी हमेशा होते रहती है, गैस होते रहती है, इनो पी रहे हैं, दे पिए जा रहे हैं, रोज पी रहे हैं इनो इनो इनो, या गैस कम करने वाली चीजें आप पी रहे हो, जितनी दवाइयां आती हैं, जितने लिक्विड्स आते हैं, जैसे इनो बहुत लोग पीते हैं, एंटासिड्स ले रहे हैं मतलब, तो एंटासिड्स लोगे तो क्या होगी कि एसिडिटी लेवल आपकी कम होगी, तो HCl का कंटेंट कम हो जाता है, तो कम होगा तो टीबी का बैक्टीरिया अगर गया तो टीबी होने के चांसेस हो जाएंगे। अगर HCl था तो तक बचा रहा था आपको पेट में, लेकिन एंटासिड्स लेने वाले लोग जो कि गैस जिनको ज्यादा होती है, इनो पी रहे हैं, तो इसके चक्कर में टीबी होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं उन लोगों को। तो ध्यान रखें, एंटासिड्स रेगुलरली नहीं लेना चाहिए। इनो जैसे जो तरल पदार्थ जो आप पीते हो गैस कम करने के लिए, ये रेगुलरली नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आप मोर ससेप्टिबल हो जाओगे टीबी के लिए, आपको टीबी होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आपके पेट में HCl की कमी हो जाएगी, क्योंकि आप एंटासिड्स ले रहे हो, गैस को कम करने वाली दवाई ले रहे हो, तो ये एसिड्स HCl कम हो जाएगा, और एसिड HCl कम होगा क्योंकि HCl टीबी के बैक्टीरिया को मारता है। अगर HCl की कमी होगी तो टीबी का बैक्टीरिया आपके पेट में नहीं मरेगा, और वो इंटेस्टाइन तक चला जाएगा, आपको टीबी कर देगा, कहीं भी पूरे बॉडी में टीबी हो सकती है बहुत जगह पे। इसीलिए बोला जाता है कि एंटासिड्स लेने वाले लोग, गैस की दवा लेने वाले लोग रेगुलरली दवा ना खाएं गैस की, नहीं तो टीबी होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ये HCl आपके बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम हो जाएगी, और ये मारता है टीबी के बैक्टीरिया को। तो ये चीजें भी ध्यान रखनी पड़ती है, इसीलिए मैंने बोला ना पाश्चुरेशन टेक्निक में बहुत कुछ देखना पड़ता है, ऐसा नहीं है बस हाई टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, ये तो पढ़ लो अब, जो है आपको नॉर्मल है ये। अब ये भी है कि उसमें हाई टेम्परेचर पे करते हैं एकदम से चिल कर देते हैं, है ना, तो चिल करोगे क्या होगा, चिल करोगे तो कभी कभी बैक्टीरिया इनएक्टिव भी हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। एकदम से हाई टेम्परेचर पर गर्म किए, एकदम से चिल कर दिए, तो क्या होगा, एकदम से चिलिंग में उसको शॉक लगेगा, बैक्टीरिया को शॉक लगेगी तो इनएक्टिव हो जाएंगे। इनएक्टिव मतलब कि अब वो अपनी प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। तो ये भी चीजें हैं, इनएक्टिव कर दो, हाई टेम्परेचर पे ले जाओगे तो बैक्टीरिया मर भी जाएंगे, और लो टेम्परेचर पे एकदम से ला दोगे तो इनएक्टिव हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। इसीलिए चिल भी कर सकते हो, हाई टेम्परेचर पे ले गए, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये चीजें पढ़ोगे कहाँ,
ये टेक्निक है, थर्मल प्रोसेसेस है वहां पे। बट आप नॉर्मली ये समझ रहे हो कि ये चीजें हैं हाई टेम्परेचर फॉर शॉर्ट टाइम, ये है लॉन्ग टेम्परेचर, लो टेम्परेचर फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। और अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मैंने बताया जो कि 140, 145, 150 डिग्री सेल्सियस 1 से 2 सेकेंड, जो कि दूध 8, 9 महीने, 10 महीने, 12 महीने तक दूध निकल जाती है, खराब नहीं होती है। ये अमेरिका वगैरह में यूज किया जाता है। जाहिर सी बात है दूध की टेस्ट भी बदलती है, आप पियोगे तो आपको बहुत अजीब लगेगा वो दूध, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल पास्चुराइजेशन की बात। टेक्निक के बारे में और भी बातें हैं जो को आपको नहीं पढ़ना है, आप बस इतना ही याद रखेंगे पास्चुराइजेशन। हाँ मैंने ये बता दिया पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्यों मारना। हाँ अब ये भी होती है, केस वगैरह भी होता है। अगर आपके दूध प्रोडक्ट आप सांची का पी रहे हो और आपको टीबी हो गया और दूध पीने में दूध में अगर टीबी का बैक्टीरिया पाया गया तो आप केस कर सकते हो सांची पे, और वो केस के तहत कोर्ट से आपको मुआवजा मिलेगा कंपनी के द्वारा, सांची के द्वारा। ये भी चीजें हैं, वो बहुत डिटेल में है पास्चुराइजेशन की टेक्निक का, वो आपको उतना नहीं पढ़ना है, अदरवाइज ये भी चीजें हैं। तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को मारना जो हमें बीमारी करते हैं, और स्पॉयलेज बैक्टीरिया को मारना जो कि दूध को खराब करते हैं। और ये कहानी कहां से स्टार्ट हुई है? वाइन, जो आप शराब जानते हो, वहां से कहानी स्टार्ट हुई है। वो खराब होता था, उसको बचाने के लिए हीटिंग की गई। लुईस पास्चर ने हीटिंग करने का बोला कि इसको हीट करो तो यहाँ जो वाइन में बैक्टीरिया है वो मर जाएंगे। वहां से इसकी स्टार्ट होती है कि पास्चुराइजेशन टेक्निक दूध में भी करो, अलग अलग प्रोडक्ट्स में कर सकते हो। जो प्रोडक्ट्स में बैक्टीरिया खराब करते हैं प्रोडक्ट्स को, तो बैक्टीरिया को मारने की टेक्निक, जो खराब करने वाले बैक्टीरिया है, दूध को खराब कर दे या जो बैक्टीरिया हमें बीमार कर दे, उनको भी मारना है। अच्छे बैक्टीरिया को नहीं मारना है। जैसे ई कोलाई एक लिमिट तक अच्छा बैक्टीरिया होता है। एस्चेरिचिया कोलाई हमारे इंटेस्टाइन में होती है ये बैक्टीरिया। तो ई कोलाई कॉलीफॉर्म टेस्ट में पढ़ाऊंगा आपको, कॉलीफॉर्म टेस्ट भी होती है ई कोलाई के लिए। कॉलीफॉर्म टेस्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, वाटर जब ट्रीटमेंट पढ़ाऊंगा ना इन्वायरमेंट इकोलॉजी में, वहां पर आपको पढ़ाऊंगा कॉलीफॉर्म टेस्ट। तो ई कोलाई बैक्टीरिया एक लिमिट तक हमारे बॉडी में अच्छी होती है, बट एक लिमिट के ज्यादा हो जाए तो दिक्कत है, बट हमारे बॉडी में ये अच्छी बैक्टीरिया है। एस्चेरिचिया कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई ये बैक्टीरिया का नाम है। तो बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे बॉडी में अच्छे भी होते हैं, ठीक है। जो जितने पैथोजेनिक हैं, जो बीमारी करते हैं, टीबी हो, कोलेरा हो, एंथ्रेक्स हो, लेप्रोसी हो, जितने बीमारी करने हैं, डिप्थीरिया है, तो जितने बीमारी करने वाले हैं उससे ज्यादा हमारे बॉडी में अच्छे बैक्टीरिया भी हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एक बैक्टीरिया बताया था, याद है कौन सा? दही वाली, नेशनल माइक्रोब लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रूकी। उसी तरह लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस भी होता है। लैक्टोबैसिलस मैंने बताया ना, इसीलिए आप समझ जाओगे सारे बैक्टीरिया खराब नहीं होते हैं, कुछ बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं। हमारे स्किन पे भी बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे स्किन पे एसिडिटी लेवल को, केमिकल लेवल को मेंटेन करते हैं ताकि खराब बैक्टीरिया हमें बीमारी ना कर पाए, ठीक है। तो ये भी चीजें हैं, ध्यान रखना है। लैक्टोबैसिलस आपने पढ़ा था, ये डेल, ये नेशनल माइक्रोब है, दही में मेन आपका ये बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। लैक्टोबैसिलस उसका जीनस है, ये डेल्ब्रूकी स्पीसीज है। उसी तरह लैक्टोबैसिलस, ये बहुत ही आपको यूनिक चीज बताने वाला हूं मैं, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस फीमेल के वेजाइना में, वेजाइना होती है ना फीमेल की वेजाइना, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है फीमेल की, वो फीमेल की वेजाइना में लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस बैक्टीरिया पाया जाता है। वहां पे फीमेल की वेजाइना में ये बैक्टीरिया एसिडिक कंडीशन बनाकर रखता है, एसिडिक कंडीशन बनाकर रखता है वहां पे, एसिडिक कंडीशन फीमेल के वेजाइना में। ये अच्छा बैक्टीरिया है, वहां पे रहता है, एसिडिक कंडीशन बना के रखता है ताकि बाहर की जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है या पैथोजेंस वगैरह है, अगर इस इन्वायरमेंट में आएंगे तो एसिडिक इन्वायरमेंट में वो मर जाएंगे। तो ये बैक्टीरिया वहां के लिए अच्छा है, एसिडिक इन्वायरमेंट बना के रखता है। और पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो बीमारी करने वाले बैक्टीरिया हैं, अगर वेजाइना में पहुंचते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास पहुंचते हैं, तो वो मारे जाएंगे सारे के सारे। इसीलिए लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस अच्छा बैक्टीरिया है फीमेल के लिए। लेकिन कभी कभी इस बैक्टीरिया का अगर कंसंट्रेशन बदलता है, कम हुआ, तो एसिडिटी लेवल कम हो जाएगी, तो हार्मफुल बैक्टीरिया वहां ग्रो कर जाएंगे और बीमारी होने के चांसेस फीमेल को ज्यादा हो जाती है। इसीलिए आपने सुना होगा बहुत सारी चीजें आती है, प्रोडक्ट्स भी आते हैं। तो ये चीजें मैं जब रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तो थोड़ी सी जानकारी आपको वहां पे दूंगा। जैसे आप सुनते हो कि वीवास वगैरह आता है, वीवास है ना, ये चीजें, तो ये डिपेंड करता है जितने भी सॉल्यूशन बनी हुई है ना वेजाइना के लिए, उस सारी चीज बात को ध्यान रखती है कि हमें अच्छे बैक्टीरिया नहीं मारने हैं वेजाइना के पास, क्योंकि अच्छे बैक्टीरिया मारे गए तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे लेडी को, ठीक है।
ठीक है, फीमेल को। तो ये चीजें भी ध्यान रखी जाती है जो लेडीज के लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए कोई भी लिक्विड बन रही है, कुछ भी बन रही है, तो उसके लिए ध्यान रखा जाता है कि मुझे अच्छे बैक्टीरिया को नहीं मारना है, तो वो केमिकल नहीं यूज करेंगे उस सब्सटेंस में, उस प्रोडक्ट में, ताकि एसिडिक लेवल बना रहे और हमारा वहां पे हार्मफुल बैक्टीरिया, पैथोजन करने वाले बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, बीमारी करने वाले बैक्टीरिया वहां पे ग्रो ना करे। ये बात को ध्यान रखी जाती है। इसीलिए साबुन वगैरह यूज करने के लिए मना किया जाता है। बहुत सारे ऐसे साबुन होते हैं, सोप होते हैं जो एसिडिक कंडीशन को वहां पे खराब करेंगे, और जैसे ही ये बैक्टीरिया मर जाएगा तो एसिडिक लेवल कम हो जाएगी, तो हार्मफुल बैक्टीरिया वहां ग्रो कर जाएंगे, बीमारी हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगी। इसीलिए साबुन कुछ भी यूज करने से मना किया जाता है। जब आप जाओगे सेक्सोलॉजिस्ट के पास या नॉर्मल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो डील करते हैं डॉक्टर, वो सब चीज सलाह देते हैं, आपको एडवाइस करते हैं। मैं भी आपको बता दूंगा, जितने लोग देख रहे हैं, और मेल में भी जब मैं आऊंगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो मैं पूरी चीजें खोल खोल के बताऊंगा आपको, जितनी आपके लिए रिक्वायर्ड है उतना उसमें आप क्लियर रहोगे, ठीक है। तो ये चीजें होगी। अब वायरस की बात करता हूं मैं। वायरस क्या है, क्योंकि मैंने माइक्रोबायोलॉजी में आपको बताया ना, माइक्रोबायोलॉजी में मैंने बहुत सारे ब्रांचेस की बात की है, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी मैंने जनरल बात कर ली। माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया की है, वायरोलॉजी वायरस की है, सेरोलॉजी की बात में है, सेरोलॉजी सीरम से रिलेटेड है। उसके बाद मैंने माइकोलॉजी की बात की, पैरासिटोलॉजी, तो बहुत सारे लॉजी हैं, ठीक है। उसमें मैं वायरोलॉजी में आपको अभी बताता हूँ। वायरोलॉजी में बीमारी नहीं बताऊंगा, वायरोलॉजी की जो बेसिक जानकारी है, जितना अभी आपके लिए मुझे देना जरूरी लग रहा है मैं उतना आपको दे देता हूँ। फिर मैं जब बीमारी पढ़ाऊंगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, आप उसमें स्मॉल पॉक्स के बारे में पढ़ोगे, अलग अलग डेंगू वायरस के बारे में पढ़ोगे, उसके बाद चिकन पॉक्स के बारे में पढ़ोगे, हर्पीज वायरस के बारे में पढ़ोगे, अलग अलग वायरस के बारे में पढ़ाऊंगा। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक है जो कि कैंसर करता है, उसके लिए गार्डासिल वैक्सीन है फीमेल के लिए। तो ये चीजें मैं उस समय बताऊंगा। बट अभी आप वायरस को समझो, वायरस क्या है, इसकी बीमारी क्या होती है, ये नहीं समझना अभी, ये ह्यूमन हेल्थ में पढ़ाऊंगा। वायरोलॉजी, ठीक है। वायरोलॉजी क्या है, स्टडी अबाउट वायरस, स्टडी ऑफ वायरस, स्टडी ऑफ वायरस, ठीक है। अब वायरस क्या है, इसको अगर समझना है तो पहले हिस्ट्री समझोगे आप, थोड़ी बहुत हिस्ट्री, कि पहले मैं वायरस को डिफाइन कर लूं। तो मैं सोच रहा हूं पहले वायरस को आपको डिफाइन करके दे दूं, उसके बाद हिस्ट्री समझेंगे। लेकिन अगर वायरस को डिफाइन करने जाऊंगा, और क्योंकि मैं ब्रांचेस स्टार्ट कर चुका हूं, शाखाएं, बायोलॉजी की एक शाखा ही है वायरोलॉजी, और आज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोना वायरस जब से आया है तब से तो, ठीक है। और न्यूज़पेपर वालों ने तो कितना गलत लिख लिख के ना, चाहे वो न्यूज क्या कहते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स हो या चाइना की हो न्यूज़पेपर, चाहे इंडिया में, मतलब वायरोलॉजी आती नहीं है लेकिन लिख बहुत कुछ देते हैं कि वायरस, कोरोना वायरस म्यूटेट करने वाला है, ये वायरस म्यूटेट कर जाएगा। अरे भैया, म्यूटेट कर जाएगा? हर वायरस म्यूटेट करते हैं, हर वायरस म्यूटेट करते हैं, हर वायरस सेल में रिप्रोड्यूस करते हैं तो अपने आप को म्यूटेट करते हैं। ये क्यों लिख रहे हो? आपको नहीं पता है तो वायरोलॉजी में पढ़ा रहा हूं या कोर्स कराऊंगा वायरोलॉजी की, तो आके पढ़ना। मैं ये बता रहा हूं, न्यूज़पेपर में जो न्यूज वाले लोग हैं ना, ये सब चीजें पता नहीं कहां से, पता नहीं है कुछ भी, फिर भी बता देते हैं कुछ भी कि ये वायरस म्यूटेट कर जाएगा। अरे हर वायरस म्यूटेट करता है यार, हर वायरस म्यूटेट करता है। जब वायरस किसी सेल में अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहा है, वहां पे किसी होस्ट में, किसी के बॉडी में, तो वो हमेशा म्यूटेट करता है। कि ये बोलना कि ये कोरोना वायरस म्यूटेट कर जाएगा, देयर इज अ चांस टू म्यूटेशन ऑफ कोरोना वायरस, वुहान में जो वायरस है चाइना में, वो म्यूटेट कर जाएगा, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी बात लिखी गई थी। नहीं पता है लोग, खासकर आपको बात करूं, मीडिया बहुत गलत फहमी पहुंचाती है लोगों के बीच में, उनको पता है नहीं, फिर भी बोलने के लिए वो आगे रहेंगे लोगों को गलत फहमी पहुंचाने के लिए। हर वायरस म्यूटेट करता है, हर वायरस, ध्यान रखना। मैं बता दूंगा जितनी आपकी जरूरत है, बिकॉज वायरोलॉजी की कोर्स में मैं नहीं जाऊंगा। वायरोलॉजी एक ऐसी दुनिया है जो 50-60 घंटे तक पढ़ाई जाए तो भी कम हो जाएगी, 50-60 आवर्स पढ़ाने के बावजूद भी आपको कम लगेगा, इतनी बड़ी दुनिया है ये, ठीक है। और इस दुनिया की आपकी शुरुआती में आपको बता देता हूं, वायरोलॉजी बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी, इस पर रिसर्च चल रहे हैं, आपको पता है। अब तो और बर्निंग हो चुका है ये, जब से कोरोना आया है लोग इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जितने यूट्यूब पे वीडियो है, न जाने क्या है, लोग क्या बताते हैं भगवान जाने, कि वायरस एक ऐसा चीज है जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फैलना चाहता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फैलना चाहता है। मैं पहले बता दूं, आपको कोई आइडिया नहीं है चीजों को तो ना बोले, गलत फहमी ना फैलाए लोगों के बीच में। वायरस की कोई डिजायर नहीं होती है, वायरस की कोई चाहत नहीं होती है, समझ रहे हैं? डिजायर्स होती है, डिजायर्स, चाहत।
कोई चाहत नहीं होती है वायरस की। अगर आप अपनी मेंटालिटी के हिसाब से वायरस को डिफाइन करोगे तो गलत डिफाइन कर दोगे। वायरस पे जाके सोचो कि वायरस क्या है। वायरस इनर्ट है, इनर्ट। याद रखना, वायरस की कोई डिजायर नहीं होती है। ये बोलना एक टोटली रॉन्ग है कि वायरस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फैलना चाहता है। टोटली रॉन्ग है। वायरस की कोई डिजायर नहीं होती है। तो ये लैक ऑफ नॉलेज है, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, चाहे टीचर्स की हो। आपको नहीं पता है, आप अगर 2-4 चीज पढ़ के आए हैं वायरस के बारे में, तो वायरस की दुनिया बहुत बड़ी है। 50, 60, 70, 80 घंटे तक पढ़ाई जाए तो भी कम रहेगी। बहुत बड़ी दुनिया है ये, ठीक है। तो आप अपनी दुनिया से वायरस को डिफाइन उतना ना करें, बिकॉज वायरस बहुत बड़ी दुनिया है। वायरस में बहुत लोग बोलते हैं कि ये एक स्मॉल पार्टिकल है, स्मॉल। मैं पहले बता दूं, वायरस की डेफिनेशन से स्मॉल वर्ड को निकाल दिया गया है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो छोटा बोला जाता है ना, वायरस की दुनिया से इस डेफिनेशन से, जो वायरस की डेफिनेशन देने वाला हूं मैं, और जो अब डेफिनेशन चल रही है, वो डेफिनेशन से स्मॉल पार्टिकल जो वायरस को बोला जाता था वो निकाल दिया गया है। बिकॉज वायरस अब बड़े बड़े भी मिल चुके हैं। अब मिमी वायरस, जानते हो मिमी वायरस? जाइंट वायरस है वो, बहुत बड़ा साइज का वायरस है। 700 नैनोमीटर के आसपास इतनी साइज के वायरस मिल चुके हैं। इसीलिए बड़े बड़े, पहले छोटे छोटे साइज के वायरस मिले थे तो हम लोग बोलते थे कि स्मॉल पार्टिकल है वायरस, है ना, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है। लेकिन अब ये डेफिनेशन हम लोग निकाल चुके हैं कि स्मॉल है, क्योंकि स्मॉल नहीं है अब, क्योंकि बड़े बड़े वायरस भी मिल चुके हैं, इसलिए स्मॉल को हम लोगों ने निकाल दिया है। तो डेफिनेशन अगर मैं बताऊं वायरस की, उससे पहले आप पूरी बायोलॉजी में एक चीज समझ लो, वो हर जगह लिंक, क्योंकि मैं एंटोमोलॉजी पढ़ाऊंगा इंसेक्ट की, तो वहां पे भी आप कहोगे पता नहीं इंसेक्ट कहाँ है, कहाँ आते हैं, ये कौन से फाइलम में है। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, क्लास इंसेक्टा है, और लार्जेस्ट क्लास किसी भी एनिमल किंगडम में इंसेक्टा होती है। मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल पूरे फाइलम में, मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल आर्थ्रोपोड है। तो ये चीजों आपको थोड़ी सी मैं बता देता हूं, तो आपको क्लियर रहे, तब वायरोलॉजी की मैं बात करता हूं आपसे, ठीक है। तो क्या मैं बताने वाला हूं आपको, बताने वाला ये हूं कि एनिमल्स की क्लासिफिकेशन, जो आप जानते हो ना, एनिमल्स रीढ़ की हड्डी वाले एनिमल होते हैं, और एक एनिमल ऐसे होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। रीढ़ की हड्डी आप समझ रहे हो, बैकबोन, बैकबोन की बात कर रहा हूं, रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी जिनमें होती है उनको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, और रीढ़ की हड्डी, बैकबोन जिनमें नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। समझ लो ना, तो बस इतना आप ध्यान रखना। तो मैं आपको थोड़ा सा वो बता दूं, ताकि मैं अलग अलग ब्रांचेस पढ़ाऊंगा तो ये जानकारी आपको रहेगी कि कौन किस में लाई करता है, ठीक है। जब मैं एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगा तो वहां पे एक एक फाइलम को लेके आपको जितनी आपको रिक्वायर्ड है आपके एग्जाम में उतना बताऊंगा, और ये चीज आपको हमेशा न्यूज़पेपर में भी काम आएगी, एनवायरमेंट इकोलॉजी में भी आपको काम आएगी। अभी जितना बता रहा हूं इसमें मैं और इनरिच करते जाऊंगा आगे जाके, ठीक है। अभी आपको अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। न्यूज़पेपर पढ़ोगे वहां पे भी काम आएगी, बायोडाइवर्सिटी पढ़ोगे वहां पे भी काम आएगी, बायोलॉजी में काम आएगी, हर जगह काम आएगी, लाइफ के हर पोर्शन पे काम आएगी। देखते जाओ क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, और भी तरीके से एनिमल को क्लासिफाई किया गया है उसके फर के हिसाब से। फर जानते हो, उस पर बाल वगैरह होती है ना, जैसे आप पोलर बियर का जानते हो, तो पोलर बियर बहुत बाल होता है। अगर ऊंट की बात करूं या एलिफेंट की बात करूं तो उसके पे बाल ही नहीं होती है, बहुत एलिफेंट पे तो बाल ही नहीं होता है उसके शरीर पे। तो फर के हिसाब से भी डिवाइड करते हैं। मैं वो डिवीजन नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको ब्लड के हिसाब से डिवाइड करके दिखा रहा हूं, ब्लड, ठीक है, खून, रक्त। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, है ना, वार्म ब्लडेड, इसको एंडोथर्मी बोलते हैं। ये अभी आप नहीं भी समझो, क्योंकि मैं ये नहीं बता रहा हूं, बिकॉज ये अभी मैं क्लासिफिकेशन तो कर नहीं रहा हूं उतना ना। आप बस इतना समझ जाओ, जो वार्म ब्लडेड एनिमल है जिनको एंडोथर्म्स भी बोला जाता है, होम्योथर्म भी बोला जाता है, वो मत समझो। एक कोल्ड ब्लडेड बताऊंगा, कोल्ड ब्लडेड को आपको एक्टोथर्म भी बोलते हैं, किलोथर्म भी बोलते हैं, वो सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा बाद में, ठीक है। इंतजार करते जाओ, सब कुछ बताऊंगा जो आपको एग्जाम में चाहिए। एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल हो गए, लेकिन इससे पहले क्लासिफिकेशन एनिमल से पहले यहां पे क्या लिखना चाहिए, वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स को मैंने बांटा इसमें, और एक इनवर्टिब्रेट्स होंगे, ठीक है। तो मैं पहले लिख दूं वर्टिब्रेट्स, ठीक है, जिसके पास रीढ़ की हड्डी है, तो वर्टिब्रेट्स, जिनके पास रीढ़ की हड्डी है, हिंदी में लिख लेना, जिसके पास बैकबोन है, वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स को आप बांटोगे वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड। जो कोल्ड ब्लड वाले हैं, क्या होता है कोल्ड ब्लडेड में बाद में बात करूंगा, जो अपनी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। वार्म ब्लडेड में हम लोग आते हैं, हमारी बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन होती है।
बाहर में कितनी भी टेम्परेचर ठंडी हो जाए, कितना भी कम हो जाए, गर्मी कितनी हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी बॉडी कहती है हम तो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेंगे, लेकिन ये 37 डिग्री सेल्सियस रखने का उपाय भी है। हमारे पास कुछ चीजें हैं जिसके माध्यम से हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड वाले हैं, इनके पास कोई माध्यम ही नहीं है कि अपनी बॉडी को टेम्परेचर को कंट्रोल करे, इसीलिए बेचारे ठंडी होती है तो बिल में घुस जाएंगे, गर्मी होती है तो रोड पे आ जाएंगे। जानते हो ना कौन कौन एनिमल है, सांप वगैरह आप जानते होंगे, स्नेक्स वगैरह। तो ठंडी होती है तो बिल में घुस जाएंगे, क्योंकि इनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है ना कि अपने आप को बचा पाए। और गर्मी होगी तो रोड पे आ जाएंगे, ऐसे पड़ जाएंगे। तो ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के हिसाब से, सराउंडिंग के हिसाब से मेंटेन नहीं कर पाते हैं। हम लोग मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। जितना हम लोग फिक्स रखते हैं अपनी टेम्परेचर, सराउंडिंग में कुछ भी हो, ये लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एक हो गया इनवर्टिब्रेट, ये सब कुछ मैं बताऊंगा ही, थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं। ये इसलिए बता रहा हूं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन की, आगे मैं थोड़ी बोलूंगा ऐसे ऐसे शब्द तो आपको दिक्कत ना हो। वर जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, ठीक है। और इसमें बात करूं तो जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है वार्म ब्लडेड, जिनके पास नहीं होती है कोल्ड ब्लडेड। और इसमें बात करूं तो इसमें इनवर्टिब्रेट्स में विथ ज्वाइंटेड लेग, जिनके पास ज्वाइंटेड लेग है, ज्वाइंटेड लेग होते हैं ना आर्थ्रोपोडा में, जिसके पास 2 4 6 ऐसे लेग, ज्वाइंटेड लेग है उनके पास, जैसे कि 3 पेयर ऑफ लेग, 3 पेयर, आंट्स वगैरह होती है ना, आंट्स उसमें 3 पेयर लेग होती है, मॉस्किटो वगैरह 3 पेयर्स ऑफ लेग होती है। स्पाइडर वगैरह की बात करूं, स्पाइडर जानते हो स्पाइडर क्या होती है, वही मकड़ी। तो मकड़ी में 3 पेयर ऑफ लेग से ज्यादा होती है, 4 पेयर ऑफ लेग होती है वहां पे। तो पेयर ऑफ लेग के हिसाब से भी आप बांट सकते हो इन्वर्टिब्रेट्स को। तो इन्वर्टिब्रेट्स में 2 है। 3 पेयर ऑफ लेग्स वाले कौन कौन है, जिनके पास 3 जोड़े हैं पैर के, और ग्रेटर देन 3 पेयर ऑफ लेग, मोर देन 3 पेयर ऑफ लेग वालों को भी बांट सकते हो। तो ग्रेटर देन 3 पेयर ऑफ लेग, मोर देन 3 पेयर ऑफ लेग। अब इसके एग्जाम्पल आपको 2 2 3 3 बता देता हूं, बाकी और एग्जाम्पल मैं किंगडम जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। बस आप अपना इतना से ध्यान रख लोगे कि भाई यहाँ ऐसे बांटे गए हैं एनिमल को, वर्टिब्रेट्स में, इनवर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स ये सब चीजें न्यूज़पेपर में आप सुनते रहते हो तो आपको क्लियर हो जाएंगे न्यूज़पेपर पढ़ने में भी। तो वर्टिब्रेट्स की बात करूं तो वार्म ब्लडेड में क्या होगा, वार्म ब्लडेड मैमल्स, स्तनधारी जो होते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वार्म ब्लडेड में मैमल हो गए, स्तनधारी। बर्ड्स जो चिड़िया होती हैं वो भी वार्म ब्लडेड होती हैं। और एक और है, आमतौर पे मैक्सिमम टीचर यही बताते हैं, लेकिन कभी इस पे क्वेश्चन आ गया ना तो लोग की ये खड़े हो जाएंगे ऐसे। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि वार्म ब्लडेड एनिमल जो है जो अपनी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, उसमें और कोई एग्जांपल दो, मैमल्स में ठीक है, बर्ड्स ठीक है, और कोई एग्जांपल दो, तो आपको कोई पता है एग्जांपल। एक लोअर, अगर मैं बात करूं वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट में ही लोअर वर्टिब्रेट फिश, आप फिश जानते हो कोल्ड ब्लडेड होती है, लेकिन एक ऐसी फिश है जो वार्म ब्लडेड एनिमल है। इस पे क्वेश्चन कभी पूछ सकता है, मैं यही बता दे रहा हूं आपको। बहुत बहुत आपको मिलेगा नहीं जल्दी ये चीजें जो मैं बता रहा हूं, कभी पूछ लिया तो आप ही आंसर दे के आओगे, क्योंकि मैक्सिमम 99% टीचर यही जानते हैं, ठीक है। ये दोनों स्तनधारी बर्ड्स, वार्म ब्लडेड, एक ट्यूना फिश होती है, इनवर्टिब्रेट ही है लेकिन लोअर इनवर्टिब्रेट्स है। लोअर इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, हायर क्या होते हैं, लोअर वर्टिब्रेट है ये ट्यूना फिश। नॉर्मली फिश कोल्ड ब्लडेड होती है, लेकिन एक ट्यूना फिश है जो कि वार्म ब्लडेड है, ठीक है। और इनवर्टिब्रेट तो आप देख लो, वार्म ब्लडेड की बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक इनवर्टिब्रेट में भी एक ऐसा इनवर्टिब्रेट है, एक इंसेक्ट है, एक ऐसा इंसेक्ट है जो कि वार्म ब्लडेड है। सोचो, ये सब आपको एग्जांपल नहीं मिलेंगे। कैसे क्वेश्चन अगर आ गया कभी ना तो बस यही ढूंढते रहोगे, मैमल तो है नहीं, बर्ड भी नहीं है ऑप्शन में, ये इनवर्टिब्रेट दे रहा है, एक इंसेक्ट की बात कर रहा है, कीट की बात कर रहा है। एक कीट होता है, आप अगर आप लोग बताए मुझे तो बहुत अच्छा होगा कमेंट में कि कौन सा कीट है जो वार्म ब्लडेड है, जो कि है इनवर्टिब्रेट, जिनके पास बैकबोन नहीं होती ना कीट के पास, इंसेक्ट के पास, लेकिन वो वार्म ब्लडेड है, जो कि वर्टिब्रेट्स में आते हैं वार्म ब्लडेड। आप जानते हो कोल्ड ब्लडेड में फिश आती है, मछलियां, लेकिन एक ऐसा फिश है जो कि वार्म ब्लडेड में भी आता है, ट्यूना फिश। मैंने एक बता दिया, एक आप बताएंगे वो कौन सा इंसेक्ट है। एक सार्क भी है, एक सार्क फिश में आती है ना, एक सार्क भी है जो कि वार्म ब्लडेड है, ठीक है, वो भी बताओगे। कि एक और मछली बताओ कौन सा सार्क है, और एक इंसेक्ट बताओ कि कौन सा इंसेक्ट है जो वर्टिब्रेट में आता है। इंसेक्ट तो इनवर्टिब्रेट में आते हैं, लेकिन वो इनवर्टिब्रेट होने के बावजूद भी वार्म ब्लडेड है।
कौन सा है ये बताओगे, ठीक है। ये ऐसा चीज है कि आपको जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन खोजना, सर्च करना, मिलेगा आपको, ठीक है। क्योंकि ये मैक्सिमम टीचर यही जानते हैं, टीचर से भी जाकर पूछ लोगे तो यही बताएंगे, ठीक है। तो आप एक्स्ट्रा हो जाओगे इस मामले में, टीचर से भी एक्स्ट्रा निकल जाओगे। ये ट्यूना फिश बता दिया, वही आपके लिए एक्स्ट्रा होगी, और टीचर्स के लिए खासकर होगी एक्स्ट्रा, क्योंकि मैक्सिमम लोग यही जानते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल में क्या आएंगे आप जानते हो, एक तो मैंने बता दिया फिश, फिश इसी में आती है। एक फिश है जो टूना फिश वार्म ब्लडेड है, तो फिश इसमें आ जाएंगी। और क्या आ जाएंगे फिश के अलावा इसमें क्या आएंगी, और आप सुने हो फिश के अलावा क्या क्या हो सकती है, एम्फीबियंस, और उसके बाद रेप्टाइल्स, सरीसृप जो होती है ना, रेप्टाइल्स वगैरह, क्रोकोडाइल, टर्टल्स, कछुआ वगैरह आपने सुना है, वो सारी चीजें रेप्टाइल्स में आती हैं। एम्फीबियंस जैसे मेढक हो गया, मेढक एम्फीबियंस में आता है, टोट्स एम्फीबियंस में आते हैं, तो वो मैं बता रहा हूं। तो ये इसमें जो आएगा एग्जाम्पल, इसमें कोल्ड ब्लडेड में फिश हो गई, मछली कोल्ड ब्लडेड ही होती है, लेकिन एक मछली है जो वार्म ब्लडेड है, ट्यूना फिश एम्फीबियन मतलब एम्फीबियन जो लैंड और वाटर दोनों में रह ले। अभी तो आप इतना ही ध्यान रखना, लैंड वाटर दोनों में रह ले, जो लैंड और वाटर दोनों में रह ले, जैसे कि मेढक है ना। और उसके बाद रेप्टाइल्स, सरीसृप जो होते हैं, रेप्टाइल्स, ठीक है, रेप्टाइल्स। ये हो गई आपको नॉर्मल कोल्ड ब्लडेड। अब इसमें अगर बात करो कोल्ड ब्लडेड में, तो कोल्ड ब्लडेड में फिश हो गई, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ये ध्यान रखना। अभी मैं फिश वगैरह की, फिश पाइसेस में आती है, एम्फीबिया ऑर्डर अलग है, रेप्टिलिया ऑर्डर अलग है, ये सारी चीजें मैं बात करूंगा जब आपको एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगा। अभी तो मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल की, ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे जाके, ठीक है। ये कोल्ड ब्लडेड हो गई, इन तीनों आ गए। 3 पेयर ऑफ लेग, क्वेश्चन ये तो आए हुए हैं कुछ एग्जाम में, आप जिसने तैयारी किया होगा एग्जाम के लिए, जो देते होंगे एग्जाम, उनको पता होगा कि क्वेश्चन स्पाइडर पे आया था। स्पाइडर जो क्या कहते हैं, मकड़ी होती है, कि वो 3 पेयर ऑफ लेग है कि उससे ज्यादा है उस पे, तो मकड़ी के पास मोर देन 3 पेयर ऑफ लेग होती है, 4 पेयर होती है। ये क्वेश्चन आ चुका है, यहीं से आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सोचो जो मैं बताने वाला हूं, तो 3 पेयर ऑफ लेग किसके किसके पास है, 3 पेयर समझ रहे हो ना, 3 जोड़ा लेग किसके किसके पास है, 3 पेयर ऑफ लेग। आंट, चींटी, कॉकरोच और लेडीबग। एंट, कॉकरोच, लेडीबग, खटमल होती है ना, एंट, कॉकरोच, तेलचट्टा जो होता है, कॉकरोच, लेडीबग, खटमल, ये प्रजाति है, खटमल की स्पीसीज है, लेडीबग। ये 3 पेयर ऑफ लेग, आपको 3 एग्जांपल दे दिया। मोर देन 3 पेयर ऑफ लेग, स्पाइडर जानते हो, मकड़ी, स्कॉर्पियन जानते हो, बिच्छू होता है ना, बिच्छू, तो स्पाइडर हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, और एक मिलीपेड, सेंटीपेड, आपने नाम सुना है, मिलीपेड, सेंटीपेड। ये रेस्पिरेशन जब पढ़ाऊंगा, रेस्पिरेशन श्वसन क्रिया, उसमें आपको बताऊंगा कि जैसे मछलियां गिल से लेती है ना, तो मिलीपेड, सेंटीपेड की मैं बताऊंगा कि रेस्पिरेटरी सेंटर क्या है। अभी के लिए आप इतना ध्यान रख लो, मिलीपेड ये भी मोर देन 3 पेयर ऑफ लेग है इनके पास। तो ये आप ध्यान रखोगे, ये आपको पूरा काम आएगा कि चीजों को समझने में कि क्या क्या है आपको इन्वर्टिब्रेट में, और कैसे आपको ये एग्जांपल्स आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मैमल्स आप जानते हो ना, मैमल्स में बैट, ह्यूमंस, टाइगर, एलिफेंट, सारे मैमल्स में यही आते हैं, ठीक है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है। अब ये मत कर देना कि मैमल्स की और डेफिनेशन है, मेन डेफिनेशन यही है, जो अपने यंग वंस को फीड करे मिल्क, यही है। बाकी जो भी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है उतना जितना ये, इसी से डिफाइन होता है। क्योंकि कुछ मैमल्स ऐसे हैं जो बच्चे डायरेक्ट, कुछ ऐसे सांप हैं, स्नेक हैं, जो कि डायरेक्ट बच्चे देते हैं, जैसे बोआ एक सांप है, वो डायरेक्ट बच्चा देता है। ग्रीन एनाकोंडा, वो भी डायरेक्ट बच्चा देता है, तो उसको क्या बोल दोगे, मैमल है? नहीं। जो दूध पिलाए अपने बच्चे को, कभी देखो कि स्नेक अपने बच्चे को दूध पिलाए? स्नेक दूध नहीं पिलाती है, क्योंकि वो स्तनधारी नहीं है वो। तो मैमल्स अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, उसी को मैमल्स बोलते हैं, जो जानवर ऐसा करते हैं, ठीक है। बाकी जितनी डेफिनेशन है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी दूध पिलाने वाली बात इंपॉर्टेंट है। बर्ड्स हो गई, ट्यूना फिश हो गई, ठीक है, ये वार्म ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड में फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स हो गए, और 3 पेयर ऑफ लेग में ये हो गए। एम्फीबियंस में फ्रॉग जानते हो, फ्रॉग है ना, गोल्ड फिश हो गई, आप जानते होगे। फिश में मैं कार्टिलेज वाली फिश और नॉन कार्टिलेज वाली फिश में पढ़ाऊंगा, पाइसेस इसकी और वो है क्लास है, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा। रेप्टाइल्स के बारे में बताऊंगा, रेप्टाइल्स आप जानते हो, जैसे कि टर्टल हो गई, तो कछुआ तो तीनों को वही बोलते हैं, लेकिन रेप्टाइल में टर्टल, टॉर्टोइस, टेरापिन्स, ये 3 आते हैं, ये तीनों को कछुआ ही बोलते हैं, लेकिन तीनों में अंतर है। उसी तरह क्रोकोडाइल, एलिगेटर, घड़ियाल,
इसको तीनों को हम मगरमच्छी बोलते हैं, लेकिन तीनों में अंतर है। क्रोकोडाइल, एलिगेटर, घड़ियाल, ये तीनों को हिंदी में मगरमच्छ बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले तो और कंफ्यूज होंगे, मगरमच्छी बोलते हैं, लेकिन तीनों में अंतर है। क्रोकोडाइल जो होती है वो बहुत डेंजरस होती है। क्रोकोडाइल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल आप जानते हो, भीतर के निकास उड़ीसा वाले एरिया में, उधर के रीजन में मिलती है, वेस्टर्न कोस्ट वाले एरिया में क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में ये सारी चीजें। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी एक पे क्वेश्चन आ चुका है। तो क्रोकोडाइल जो है ये आपका मोस्ट डेंजरस है। एलिगेटर इंडिया में नहीं पाया जाता है, एलिगेटर इंडिया में नहीं पाया जाता है। एलिगेटर का जो चेहरा होता है, जो मुंह होता है ना आगे का, वो कुछ ऐसा होता है। क्रोकोडाइल का जो होता है ना कुछ ऐसा होता है। ठीक है, मैंने बोला डिफरेंस है। एलिगेटर का ऐसा होता है जो इंडिया में नहीं पाया जाता है, क्रोकोडाइल का मुंह ऐसा होता है जो कि डेंजरस होता है बहुत। ठीक है, और मैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी में बताऊंगा, लेकिन इन्वायरमेंट वाले लोग तो क्रोकोडाइल, एलिगेटर और घड़ियाल में तो कुछ समझते नहीं, एक ही घुसा घुसा के समझा देते हैं, एक ही है सब। अरे तीनों अलग है, तीनों अलग है, ध्यान रखना। ठीक है, ये एलिगेटर का मुंह जो है आगे का ऐसा होता है, निकला होता है, ये घड़ियाल का ऐसा होता है। अगर मैं बात करूं, ये एलिगेटर का ऐसा है, ये क्रोकोडाइल का है। ये घड़ियाल का जो बात बोलूं तो घड़ियाल का कुछ कुछ ऐसा होता है, ऐसा स्नाउट बना होता है। स्नाउट घड़ा का शेप, घड़ा होता है ना, घड़ा, घड़ा जिसमें गर्मी में पानी पीते हो, घड़े का शेप का होता है, उसमें बना हुआ, इसलिए उसको घड़ियाल बोलते हैं। घड़े का शेप होता है मुंह पे आगे, वहां पे बना होता है, देखो यहाँ पे, इसलिए उसको घड़ियाल बोलते हैं। ये इंडिया में पाया जाता है, ये इंडिया में पाया जाता है घड़ियाल। एलिगेटर इंडिया में नहीं पाया जाता है। क्रोकोडाइल इंडिया में पाए जाते हैं और जो बहुत डेंजरस होते हैं, ये खतरनाक होते हैं। तो लोगों को एक ही जो लगता है उनको बता देना कि भैया एक नहीं है। ठीक है, बता देना, क्योंकि रेप्टाइल्स में आते हैं, मैंने बता दिया। उसके बाद रेप्टाइल्स में और क्या आते हैं, टर्टल, टॉर्टोइस और टेरापिन्स। ये तीनों को कछुआ ही बोलते हैं, तीनों अलग है, ध्यान रखना। तीनों अलग है, तीनों ध्यान रखना, तीनों अलग हैं। टॉर्टोइस, टर्टल्स और टेरापिन्स, लोगों को एक ही लगता है, ध्यान रखना। उसके बाद एक लेपर्ड होता है, एक लेपर्ड जान लो, लेपर्ड, और जैगुआर और ब्लैक पैंथर, है ना। तो कुछ लोग को ऐसा लगता है कि ब्लैक पैंथर अलग स्पीसीज है ना, ब्लैक पैंथर। उनके लिए मैं स्पेशली बता रहा हूं कि लेपर्ड और जैगवार, इन दोनों में अगर मेलानिन पिगमेंट, मेलानिन पिगमेंट एक पिगमेंट होती है जिसके चक्कर में स्किन की कलर डार्क होती है, मेलानिन पिगमेंट अगर ज्यादा हो गया लेपर्ड और जैगवार दोनों में से किसी में भी, तो वो जो एक दिखेगा ना, उसको ब्लैक पैंथर बोलते हैं। ब्लैक पैंथर नई स्पीसीज नहीं है, दादा ध्यान रखना, ब्लैक पैंथर नई स्पीसीज नहीं है। ये बहुत लोग लिख के बैठे हैं, पढ़ा भी देते हैं, अलग स्पीसीज है। ये बायोडाइवर्सिटी में बहुत काम आएगी आप लोगों को। ब्लैक पैंथर न्यू स्पीसीज नहीं है, ये जैगवार और लेपर्ड, इन्हीं में मेलानिन पिगमेंट की कंसंट्रेशन जब ज्यादा हो जाती है तो ये डार्क दिखने लगते हैं, काले दिखने लगते हैं, तभी उन्हीं को हम लोग ब्लैक पैंथर बोल देते हैं। जब उन्हीं में मेलानिन पिगमेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए और वो डार्क दिखने लगेंगे तो उसका नाम हो जाएगा ब्लैक पैंथर, चाहे वो जैगवार हो चाहे लेपर्ड हो। ये अलग अलग स्पीसीज बता देते हैं यार, ब्लैक पैंथर अलग स्पीसीज। अरे भैया अलग स्पीसीज नहीं है, ये जैगवार और लेपर्ड में ही कंसंट्रेशन मेलानिन का बढ़ गया ना, तो वो डार्क लगने लगते हैं, तो तब उनको उन्हीं को बोल देते हैं कि ब्लैक पैंथर है, उन्हीं का नाम ब्लैक पैंथर बोल दिया जाता है। तो ध्यान रखना ज्यादा, बहुत कंफ्यूजन है। बायोलॉजी आती नहीं है लोगों को, तो क्या करेंगे, कुछ में कुछ घुसा देंगे, यही करेंगे। टर्टल, टॉर्टोइस, टेरापिन्स, कछुआ में तो और वही हाल है। क्रोकोडाइल वाले में मैंने बता दिया, ये है क्रोकोडाइल, ये एलिगेटर, ये है घड़ियाल। घड़ियाल भारत में पाया जाता है। घड़ियाल क्यों बोलते हैं, क्योंकि घड़ा का शेप का यहाँ पे होता है, आगे का मुंह पे घड़ा बना होता है, घड़ा, घड़ा पानी पीने वाला घड़ा होता है ना, गर्मी में लेते हो, खरीदते हो। और ये एलिगेटर का है, आगे का चेहरा, मुंह, और ये घड़ियाल का, ये क्रोकोडाइल का। ठीक है, तीनों को हिंदी में मगरमच्छी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, ये हो गई बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आपको चाहिए थी, मैंने दे दिया। अभी तो बहुत मजा आएगा, जितनी चीज मैं बता रहा हूँ तो बताने लगूं, जब वहां आऊंगा तो आपको बहुत काम काम की चीज ऐसी बताऊंगा जो कि बायोडाइवर्सिटी में जाओगे तो टीचर लोगों को पढ़ा के आ जाओगे, कहोगे गलत क्यों पढ़ाते हो भैया, नहीं आता है तो एक बार बुक पढ़ लो बायोलॉजी की। ठीक है, बट ये ना करो, गलत ना पढ़ाओ। ठीक है, आपको जैसे वार्म ब्लडेड एनिमल में मैंने एक बता दिया, फिश भी एक ऐसी है जो वार्म ब्लडेड है, ट्यूना फिश। मैंने एक इंसेक्ट का भी जिक्र किया है जो कि इनवर्टिब्रेट है, जिसके पास बैकबोन नहीं है, वो भी वार्म ब्लडेड है। आमतौर पर लोग मैमल, स्तनधारी और बर्ड को बोलते हैं। कभी क्वेश्चन इसमें आ गया तो सारे फैकल्टी गूगल पर सर्च करना स्टार्ट कर देंगे, कहाँ है ये, और फिर आके आंसर देंगे, हाँ इसका आंसर ये होता है। ठीक है, अब बच्चे कहेंगे भाई सर को पता था, हमको क्यों नहीं पता था। सर को भी नहीं पता था भैया, एग्जामिनेशन हॉल में बैठा के देख लो, पता चल जाएगा। ठीक है, तो बात यह है कि आपको एग्जाम देना है
और बहुत रेयर टीचर हैं जिनको सही में कुछ पता है, और जिनको पता है, अब एमबीबीएस वाले लोग आपको पढ़ाने नहीं आएंगे ना, उनको तो पता है। जो नीट पढ़ा रहे हैं मैक्सिमम टीचर है, नीट के जो बेहतरीन टीचर है उनको पता होगा। लेकिन जो इधर है ना इधर के हैं ना उधर के हैं यूपीएससी वाले, ठीक है, ये बीच में है, ठीक है। तो ना इनको इधर ठीक से आता है ना उधर ठीक से आता है, ये दोनों में मिले हुए हैं। तो कहीं ठीक पढ़ा देंगे, कहीं आपको लुटका देंगे। यही मैंने देखा है, ये कोई ऐसे नहीं बता रहा हूं, मैंने देखा है बहुत सारे टीचरों को, बहुत जगह लोग गलत पढ़ाते हैं और बहुत ही बोल्ड के साथ पढ़ाते हैं। मैं इकोलॉजी वगैरह पढ़ाऊंगा आपको, आप मेरी डेफिनेशन देखना जो मैं आपको समझाऊंगा, और उसके बाद इंडिया में जितने लोग पढ़ाने वाले हैं आप उनको देखना। अंडरस्टैंडिंग की बहुत कमी है लोगों में, ठीक है। बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, ठीक है पढ़ाओ यार, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, कोई रोक तो सकता नहीं पढ़ाने वालों को। पढ़ाना तो अधिकारी है, सरकार से तो कोई रोक है नहीं। गलत पढ़ाओ तो भी तो ऐसा तो है नहीं कि जेल हो जाएगी, तो पढ़ा दो जो पढ़ाना है। तो वायरस क्या है, चलो कहने का मतलब ये है कि गलत ना पढ़ाया जाए, बस सही पढ़ाए, मेहनत करके आएंगे तो सही पढ़ाएंगे। पीपीटी पे पढ़ा रहे हो तो भी गलत पढ़ा रहे हो यार, यहाँ तो ऐसे पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। वायरस क्या है, वायरस में मैंने बोला स्मॉल नहीं बोलोगे, अब इसको स्मॉल रहा नहीं, वायरस अब बड़े बड़े साइज के मिल चुके हैं। स्मॉल डेफिनेशन से हटा देना, ये मैं टॉप डेफिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज अभी भी लोग अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक लिखते रहते हैं, अभी भी स्मॉल स्मॉल लिखते रहते, स्मॉल पार्टिकल है एकदम। उनको कहना है भैया थोड़ा सा पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि स्मॉल नहीं लिखना है, ठीक है। तो क्या वायरस है, वायरस एक इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शन करता है, ऑब्लिगेट है, इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। एन इन्फेक्शियस ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। अब ये इनका मीनिंग बताना पड़ेगा एक एक चीज का, तब तक तुम वायरस समझोगे। अभी तक तो लोग वायरस की असली डेफिनेशन लिखते नहीं है, क्योंकि टर्म इसमें ऐसी ऐसी है ना, तो समझाना पड़ेगा, और समझाना पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए पूरा समझो, टर्म समझा दो वायरस का क्या है, इसकी डेफिनेशन की असली डेफिनेशन जो है। तो वायरस एन इन्फेक्शियस ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट कंप्राइजिंग जेनेटिक मटेरियल, जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए दोनों में से कोई एक हो सकता है, दोनों नहीं होगा। तो वायरस क्या है, एन इन्फेक्शियस obligate intracellular parasite consisting of genetic material DNA और RNA often surrounded by protein coat। often surrounded by ये protein coat मैंने पिछली क्लास में बताया था, कैप्सिड वगैरह की बात की है। often surrounded by ये protein coat, sometimes a membrane, मैंने envelope की बात की है, एनवेलप की भी बात की है, समटाइम्स मेम्ब्रेन भी होती है किसी किसी वायरस में। तो क्या वायरस को डिफाइन करोगे, कभी आपसे कोई पूछे तो ये असली डेफिनेशन है। स्मॉल मत यूज करना, अब स्मॉल वायरस के लिए यूज नहीं करना है, स्मॉल नहीं यूज करना है। एन इन्फेक्शियस ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट, एन इन्फेक्शियस ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट। अब इसकी एक एक की मीनिंग आपको समझनी जरूरी है। अभी तक इतना कोरोना चला है, आप ये वायरस की एक्चुअल डेफिनेशन में दे रहा हूं, क्या है वायरस ये यहां से पता चलेगा आपको। एक्चुअली स्मॉल अब यूज मत करना, बहुत लोग यूज करते हैं, उनको मना कर देना। तो ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट कंप्राइजिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल तो होगी जानते हो, डीएनए आरएनए, तो कंप्राइजिंग जेनेटिक मटेरियल पैरासाइट है। क्या इसके अंदर होती है, कंप्राइजिंग जेनेटिक मटेरियल, क्या डीएनए आरएनए, डीएनए और आरएनए, डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों एक वायरस में नहीं पाए जाएंगे। एक ही वायरस हो उसमें डीएनए भी मिल जाए आरएनए मिल जाए, नहीं मिलेगा। डीएनए आरएनए दोनों एक वायरस में नहीं मिलेंगे, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। एन इन्फेक्शियस ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट कंप्राइजिंग जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए ऑफन सराउंडेड बाय ए प्रोटीन कोट, ऑफन सराउंडेड बाय ए प्रोटीन कोट। ऑफन सराउंडेड बाय एक प्रोटीन की कवरिंग होती है, आप जानते हो, बीच में न्यूक्लिक एसिड, बाहर से प्रोटीन की कोट। लेकिन कभी कभी प्रोटीन कोट के अलावा समटाइम्स आपको मेम्ब्रेन भी मिल जाएगा, एनवेलप मैंने बताया था ना, तो समटाइम्स ए मेम्ब्रेन। कोरोना वायरस में है जैसे, ये एक्चुअल डेफिनेशन है वायरस की। सोचो ये है, स्मॉल लोग नहीं लगाएंगे, अब स्मॉल छोटा रहा नहीं वायरस, बड़े बड़े वायरस मिल चुके हैं, इसलिए स्मॉल वायरस जो डेफिनेशन में स्मॉल लगाते थे ना कि स्मॉल पार्टिकल है, वो हटा दिया गया है।
An infectious obligate intracellular parasite comprising genetic material, DNA or RNA, often surrounded by a protein coat, sometimes a membrane. membrane मतलब envelope. lipoprotein को होती है, लिपिड एंड प्रोटीन का बना होता है, ये envelope है ये। अरे कुछ चादर, समझ रहे हो ना, तो चादर टाइप का envelope, ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, लाइपोप्रोटीन। अब इसमें आपको डिटेल में मैं जाऊं तो फिर बताना पड़ेगा, वो लिपिड सेल का ही होता है, जिस सेल में वायरस गया है ना उसी का लिपिड है, लेकिन प्रोटीन वायरस का है। तो ये चीजें भी हैं, लाइपोप्रोटीन जो मेम्ब्रेन बन रही है उसमें से लिपिड पोर्शन वायरस का नहीं है, सेल का है, जिस सेल में इन्फेक्शन किया है वायरस, इन्फेक्ट किया है, और प्रोटीन पोर्शन वायरस का है, जो वायरस अंदर जाके बनवा रहा है वो पोर्शन। तो ये चीजें भी है कि मारते मारते सेल को, मारते मारते वायरस उसकी मेम्ब्रेन को ले लेता है, लिपिड वाली पोर्शन को ले लेता है, और प्रोटीन पोर्शन अलग से अपना खुद का उसके जेनेटिक मटेरियल से, और उसको मिला के इन्वेलप बोलते हैं, जो कि एक लाइपोप्रोटीन होती है, जो मैंने बताया भी था पिछले क्लास में। लेकिन आपको इतनी डिटेलिंग नहीं चाहिए वायरस की कि ये लिपिड वाला पोर्शन कहाँ से आता है वायरस के अंदर, प्रोटीन पोर्शन कहाँ से आता है, दोनों को मिला के इन्वेलप बोलते हैं, आपको उतना नहीं चाहिए। अब इतना समझो, इन्फेक्शियस, इससे समझ में आ रहा है इन्फेक्शन करता है, बहुत ही ट्रांसफर होता है, कोरोना वायरस देख लिए भाई, मास्क लगाओ, अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है इन्फेक्शियस के बारे में, ठीक है। ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट का मतलब होता है ऑब्लिगेशन लगा दिया तुम पे, ऑब्लिगेशन कि भैया इसी रूम में रहना है, इसके बाहर नहीं जाना है, ऑब्लिगेशन है ये, समझ रहे हो, मतलब ऑब्लिगेशन है इसके बाद कि ये किसी सेल के अंदर ही जीवित रह सकता है, वहीं पे अपना ये ड्यूगेनल रेप्लिकेशन कर सकता है, बाहर नहीं, ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन जैसे आप पे लगा दिया कि भाई यही काम करोगे, दूसरा काम नहीं करोगे, ऑब्लिगेशन लगे, अब तो करना वही पड़ेगा। उसी तरीके से इस पे ये है कि ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, इंट्रासेलुलर अभी पैरासाइट में नहीं बता रहा हूं, ऑब्लिगेट इंट्रा मतलब सेल के अंदर, ऑब्लिगेट है मतलब सेल के अंदर ही जाके अपनी ये रेप्लिकेशन कर सकता है, अपनी जेनेटिक मटेरियल को वहां बढ़ाएगा, अपनी ड्यूगेनल अपनी नंबर बढ़ाएगा, लेकिन सेल के अंदर ये ऑब्लिगेशन है, उसके अंदर यही हो सकता है। इसके बाहर अगर बात करोगे सेल के बाहर तो नो, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये ऑब्लिगेशन इसके पास है कि ऑब्लिगेशन सुना होगा, ऑब्लिगेट ऑब्लिगेशन लोग लगाते हैं एक दूसरे पे, उसी तरीके से ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। इसका मतलब ये है कि वायरस हैज टू गेट इनटू ए सेल, वायरस को सेल के अंदर जाना पड़ेगा, इंट्रासेलुलर सेल के अंदर वायरस हैज टू गेट इनटू सेल, वायरस को सेल के अंदर जाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस, अगर उसको रिप्रोड्यूस करना है, उसको अपनी संख्या बढ़ानी है तो उसको सेल में जाना ही पड़ेगा। ये उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि तुम्हें यही करना पड़ेगा, तुमको सेल के अंदर जाना ही पड़ेगा अगर तुमको अपनी संख्या बढ़ानी है, क्योंकि तुम सेल के बाहर अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकते हो, अपना नंबर नहीं बढ़ा सकते हो, ठीक है, अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकते हो, ऐसा समझ लो, ठीक है। मतलब ये इतना उतना नहीं है वायरस के लिए, बट संख्या बढ़ाने की बात चल रही है। तो ये ऑब्लिगेशन है, और आपको वायरस नीड्स टू गेट इनसाइड, मतलब वायरस को आपको सेल के अंदर जाना ही पड़ेगा, वायरस को जरूरी है कि वो सेल के अंदर जाए, अपनी संख्या बढ़ाए, रिप्रोड्यूस करे। ये इतने का मतलब है। इन्फेक्शन का मतलब समझ गए, इन्फेक्शन होगी एक दूसरे से, समझते हो इन्फेक्शियस। पैरासाइट, पैरासाइट का मतलब क्या है, ये एक पैरासाइट भी है। आपसे कोई पूछे पैरासाइट का मतलब क्या है, तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म, वन ऑर्गेनिज्म टेकिंग समथिंग फ्रॉम अदर, अगर एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से कुछ ले रहा है, ठीक है, तो उसको पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है। पैरासिटोलॉजी मैंने बताया है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर तो ब्रांच भी है पैरासिटोलॉजी। तो वन ऑर्गेनिज्म टेकिंग समथिंग फ्रॉम अदर, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से कुछ ले रहा है, जैसे कि आपके अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारे पैरासाइट्स हैं, समझ लो, जैसे कि मलेरिया का पैरासाइट, जानते हो मलेरिया पैरासाइट क्या होता है, प्लाज्मोडियम। तो पैरासाइट का मतलब यहां पे ये है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से कुछ ले रहा है, तो वायरस तो आपकी लाइफ ही ले रहा है, आप तो बोल रहे हो कुछ ले रहा है, एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे बॉडी के ऑर्गेनिज्म से कुछ ले रही है या ले रहा है तो उसको पैरासाइट बोलेंगे। वायरस तो आपकी जिंदगी ले रहा है, कोरोना ने कितनी जिंदगी ले लिया, तो इसीलिए पैरासाइट है। वायरस तो आपकी जिंदगी ले रहा है, तो इसीलिए पैरासाइट है। और दे कैन टेक मटेरियल दे नीड, जो इसको मटेरियल जरूरत है वो सेल से ले लेगा, बॉडी से ले लेगा, होस्ट से, जिसके अंदर जाएगा, जो इसको अपनी रेप्लिकेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए, प्रोटीन बनवाना है, न्यूक्लिक एसिड चाहिए, वो सारा किससे लेगा, सेल से ही लेगा, इसलिए पैरासाइट है। क्योंकि मैंने बताया एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कुछ लेगा तो पैरासाइट बोलोगे। एक तो जीवन ही ले रहा है, जिंदगी खत्म कर दे रहा है, मार दे रहा है, और दूसरा जो इसकी जरूरत की चीजें है वायरस के लिए, वो सेल से अपनी ले लेगा जरूरत की चीजें, प्रोटीन की पोर्शन बनाना हो, न्यूक्लिक एसिड चाहिए, वो सारा चीज
सेल से ले लेगा ये, इसलिए पैरासाइट है। तो पैरासाइट वन ऑर्गेनिज्म टेकिंग समथिंग फ्रॉम अदर, और सो वायरस कैन टेक योर लाइफ, वायरस आपकी लाइफ ले सकती है, लेती है, कितने लोग मरे हैं। और दे कैन टेक मटेरियल दैट दे नीड इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस, जो भी इनको रिप्रोड्यूस करने के लिए चाहिए वो सारा ये मटेरियल सेल से लेगी, उस बॉडी से लेगी जहां ये गई हुई है जिसके अंदर में, तो इसलिए पैरासाइट है। ठीक है, कंप्राइजिंग जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए होगा, कोई एक होगा, ऑफन सराउंडेड बाय ए प्रोटीन कोट, प्रोटीन की कोटिंग होगी उसके ऊपर, ठीक है, और समटाइम्स एक मेम्ब्रेन एनवेलप होगा जो कि मैंने बता दिया लाइपोप्रोटीन की, लिपिड और प्रोटीन का बना होगा। ये वायरस का असली डेफिनेशन है, ध्यान रखोगे, ये वायरस का असली डेफिनेशन है। ठीक है, मैंने पूरा समझा दिया। संक्रमित करता है, इंफेक्शियस है, ऑब्लिगेट है, ऑब्लिगेट का मतलब एक फैकल्टेटिव होता है कि भैया ठीक है ये नहीं तो वो कर लेंगे, वो फैकल्टेटिव है। ऑब्लिगेट ये नहीं तो वो ऑप्शन ही नहीं है इसके पास, यही ऑप्शन है, सेल के अंदर जाओ और रिप्रोड्यूस करो, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है तुमको, ये ऑब्लिगेट। इंट्रासेल्युलर सेल के अंदर, कोशिका के अंदर। पैरासाइट एक दूसरा ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गेनिज्म से ले रहा है कुछ, ठीक है, जैसे ये तो तुम्हारी जान ही ले रहा है, ठीक है, और बाकी मैंने बताया कि जो इसको रिप्रोड्यूस करने के लिए मटेरियल चाहिए, उसकी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन और सारा उस मटेरियल उस बॉडी से ही लेगा, उस बॉडी के सेल से ही बनवाएगा, हाईजेक कर लेता है। मैं उतनी कहानी नहीं बता रहा हूँ वायरस की, ये किसी बॉडी को हाईजेक कर लेता है, किसी कोशिका को, सेलुलर मशीनरी को हाईजेक कर लेता है। जैसे कि प्लेन जा रही हो और कोई चोर डकैत प्लेन को हाईजेक कर ले, उसके बाद सरकार से कहे कि मुझे पैसा दो, तब मैं आपके देश के लोग जो इस प्लेन में बैठे हुए हैं इनको छोड़ूंगा, तो हाईजेक हो गई ना प्लेन। ठीक है, अब जो बोलेंगे ये लोग गुंडे लोग, वही करना पड़ेगा आपको, नहीं तो गोली मार देंगे। ठीक है, तो उसी टाइप का हाईजेक कर लेता है ये। ठीक है, सेलुलर मशीनरी को, सेल की पूरी मशीनरी को हाईजेक कर लेता है। कंप्राइजिंग जेनेटिक मटेरियल, या तो डीएनए होगा नहीं तो आरएनए होगा। और एकमात्र कोई ऐसा जीव है, जीव तो नहीं बोलोगे वायरस को, एक ऐसा मात्र पार्टिकल है इस दुनिया में जिसका जीनोम में आरएनए है। आपको कहीं भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो न्यूक्लिक एसिड है, जो जीनोम है, वो आरएनए नहीं मिलेगा कहीं भी, लेकिन एक वायरस ही है जिसके अंदर जीनोम में आरएनए मिल जाता है। बहुत सारे वायरस है जिसके अंदर आरएनए, कोरोना वायरस आरएनए वायरस है, लेकिन और कोई ऑर्गेनिज्म आप नहीं देखोगे जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो, सब में डीएनए होते हैं, लेकिन एक यही है वायरस, एकमात्र वायरस जिसके अंदर आपको कुछ वायरस में आरएनए मिल जाएगा जेनेटिक मटेरियल, लेकिन बाकी किसी भी दुनिया के इस धरती पर अभी तक कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म आपको नहीं मिला है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो, सब में डीएनए है। इससे बहुत कुछ पता चलता है कि वायरस पहले बने थे, उसके बाद सेल बना है, फिर सेल बन गया तो वायरस को लगा कि मुझे अपनी संख्या बढ़ानी है, तो सेल में ही घुस गया वो, पहले बना वायरस। ठीक है, कारण है, मैं इसकी कहानी नहीं बता सकता हूं, ये बताऊंगा अभी तो बाद में बताऊंगा। और फिर बना सेल, और सेल जब बन गया तो वायरस कहा कि सेल तो बन चुका, अब सेल में घुस जाओ जब अपनी संख्या बढ़ानी है, तो सेल में घुस गया वो। ऐसी कहानी है, ऐसे ऐसे इवोल्यूशन हुआ है। तो ये चीजें हैं, ध्यान रखेंगे। अगली क्लास में बात करूंगा वायरस से रिलेटेड जो चीजें हैं वो नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखता हूं, क्योंकि मैंने क्लासिफिकेशन वगैरह भी बताया आपको, वायरस की पास्चुरेशन पढ़े आपने वायरस के बारे में इतना पढ़ा, इन्वेलप के बारे में मैंने बता दिया। इन्वेलप मतलब कि कोरोना वायरस की इन्वेलप भी है, तो नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा। थैंक यू, और आई होप समझ पा रहे होगे सारी चीज़ों को, समझोगे भी, अच्छे से बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है। वायरस आज समझ लिए कि ये डेफिनेशन है, मैंने एक एक शब्द को समझाया है वायरस की, एक एक शब्द को। मैंने ये भी समझाया कि स्मॉल वर्ड नहीं लगाना है, अब बड़े वायरस मिल चुके हैं, जैसे मीमी वायरस जाइंट वायरस है, वो 700 नैनोमीटर की साइज है, स्मॉल वर्ड अब लगाना छोड़ दो वायरस को। ठीक है, तो छोटा नहीं रहा, बड़े बड़े वायरस मिल चुके हैं अब। तो नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा कि क्या और पढ़ना है अपने को वायरस में, उसके बाद हम लोग एंटोमोलॉजी इंसेक्ट की बात करूंगा, क्योंकि इंसेक्ट वगैरह बताना तो मैंने पहले ही बता दिया कि 3 पेयर ऑफ लेग वाले कहाँ आएंगे, 4 पेयर ऑफ लेग वाले कहाँ आएंगे, मैंने क्लासिफिकेशन एनिमल की कर दी है ताकि आपको समझ में आए, आगे के लिए इजी हो जाए। तो नेक्स्ट क्लास में बात करता हूँ। थैंक यू।